अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और शिफा तैयारी कर ली आपने? किस चीज़ की? अरे क्या बात कर रही हैं, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में? बताएंगे तो मैं बताऊंगी कि मैंने जब उसकी आप तैयारी तैयार की कि होंगी नहीं। जभी जो है वो आप इजहार करेंगे अपनी खुशी का उस तकरीब में जाने का। कौन सी तकरीब? कल बादशाह सलामत की जो कोरोनेशन है। तो वो हमारे बादशाह सलामत गए हुए हैं ना। अच्छा वो गए हैं। बस मुझे टेंशन ये है कि गलती से कहीं उनको ताज पहना दें। क्यों उनको गलती से क्यों? वैसे उनमें तो बड़ा फर्क है। अगर मैं चाल फर्क तो है थोड़ा बहुत, वैसे ममासलत भी है। एटीट्यूड होता है। आप जरा जहर में सोचें, एक तरफ बादशाह चार्ल्स और एक तरफ शहबाज शरीफ साहब, थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि ममासलत है। मैं तो वैसे एटीट्यूड की बात कर रही हूँ भाई। एटीट्यूड में भी लोग बादशाह होते हैं। हम तो वैसे फकीर रह गए भिखारी, लेकिन एटीट्यूड की बात होती है सारी। तो कहा था कि भाई हम जो है वो बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ ना कि हम बताया कि अपनी असलियत क्या है। पता नहीं उन्होंने किसकी असलियत बताई, लेकिन ये है कि मुझे ये वो हो गया कि पता चले कि कल वो जाहिर है पलके झपकते हैं। आप एक नेचुरल प्रोसेस है पलके। तो वो जो ताज रखने वाला है वो कहीं आंखें झपकते झपकते शहबाज शरीफ साहब को ना ताज पहना दे। इतना बराबर में बैठे हुए होंगे चार्ल्स अंकल के? नहीं बराबर में तो नहीं बैठे होंगे, लेकिन स्टिल हर चीज को इतना डायसेक्ट करने की देखने की जरूरत नहीं है। पैदा करें अपने अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं लेकर आता हूं। वो हमारी कौम की हालत ऐसी है कि मजाक भी करो तो ऑफेंड हो जाते हैं। ह्यूमर बन गया वो ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा मेरा क्या ताल्लुक है? तुम इतना मजाक कर रहे हो, तुम्हारा मेरा मजाक है। अब तो फौरन ना हम सीरियस हो जाते हैं। लेकिन मजाक है क्या? हाँ। नहीं तो अगर उनको पहना दिया शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने भी ये कहा हमारे लिए तुम्हारा मेरा मजाक है क्या? नहीं तो हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। हम तो उनको वैसे बादशाह सलामत मानते हैं। तो पता नहीं एक्चुअली वो हैं या नहीं है, कोई और है, लेकिन वही है जी, किंग, द माइटी किंग, वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हैं और वो गए हुए हैं। और बड़ा अहम उनका ये दौरा है। कल उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है और अब कल बादशाह सलामत की वो तकरीब में शिरकत करेंगे। कोरोनेशन में बिल्कुल ताजपोशी होगी। और फाइनली बड़ी माँ की मतलब महीनों की तैयारी के बाद अब ये ताजपोशी का जो अमल है ये होगा। हाँ तो इसमें तैयारी क्या करनी? ताज था रखा वाला, ये बिना नई तैयारियां होंगी। जाहिर है जो क्वीन को फौत हुए और ताजपोशी के आज तक कितने महीने गुजर गए इस चीज। हाँ तो वो होता होगा ना, बहुत सारी तैयारियां गुजरने के बाद फिर ऑफिशियल वो जो नोट्स पे तस्वीरें छपना, वो सारा प्रोसेस, वो हर चीज से क्वीन की तस्वीर हटाना। और नए नोट आ ही गए होंगे, अब आ जाएंगे कल से मेरा ख्याल है। वो हर चीज जो है वो रोल आउट होगी इनके हवाले से। चेक करें किसी अपने बरतानिया वाले जो है वो जानने मैं जाऊंगी तो बताऊंगी आपको। जुलाई में जाऊंगी। ओह गुड। फिर मैं बताऊंगी आपको कि क्या है सिलसिला। और पहले ही छुट्टी का प्लान बन गया नाज़रीन। ये है छुट्टी का प्लान जो कि आ रहा है सामने। और आप वहां जाकर ये पढ़िएगा क्या कि फिरंगी का जो मैं दरबान होता, क्या अगर फिरंगी का जो मैं दरबान होता है तो जीना किस कदर आसान होता। फिरंगी का जो मैं दरबान होता तो जीना किस कदर आसान होता। मेरे बेटे भी अमेरिका में पढ़ते, मैं हर गर्मी में इंग्लिस्तान होता। क्या बात है, जबरदस्त। मेरे बेटे भी अमेरिका में पढ़ते, मैं हर गर्मी में इंग्लिस्तान होता। मेरी इंग्लिश बला की चुस्त होती। हाँ। मेरी इंग्लिश बला की चुस्त होती, बला से जो ना उर्दू दान होता। झुका के सर को जो हो जाता सर में। हाँ। झुका के सर को जो हो जाता सर में। सर होते हैं ना वो जो सर का जो खिताब दिया जाता है। झुका के सर को जो हो जाता सर में तो लीडर भी अजीम शान होता। और जमीनें मेरी हर सूबे में होती, वहाँ या यहाँ? जमीनें मेरी हर सूबे में होती, वल्लाह मैं सदर पाकिस्तान होता। क्या बात। हबीब जालिब ने ये नज़म कही थी, काफी पुरानी नज़म है ये। हाँ। लेकिन वो चूंकि दरबान ही बन जाते हैं ना हम लोग, तो खैर न्यूजीलैंड का सदर कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि हम बरतानिया के उससे आज़ाद हो जाएं। अच्छा। और हमारा हाल हम देख लें नाजरीन। दैट्स इट। और क्या आज़ाद हो जाएं, चलें हो जाएं। आप भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अपने साथ। और क्या वाले। हाँ और क्या, वरना यू शुड हैव अ विजिट टू पाकिस्तान एंड इंडिया आल्सो। वहाँ के भी हालात। अच्छा इस खित्ते की ही कोई प्रॉब्लम है वैसे? हाँ। इस खित्ते में ही तरक्की और वो खुशहाली जो है उसका अंसर शायद या तो कम है या लोगों का वो प्रोग्रेस माइंड नहीं है। कुछ मसला है, कुछ है वो इस खित्ते के उसका है मसला। जाहिर है हर जगह के लोगों की आबो हवा की हर चीज़ मैटर करती है ना, तो ये चीज़ें अलग अलग तो नहीं है।
तो जाहिर है इस पे रिसर्च बनती है। और इस खित्ते पे रिसर्च वो भी बनती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जब आई और उन्होंने इस खित्ते पर अपना तसल्लुत कायम किया, उससे पहले के हालात और उससे बाद के हालात, उसके पहले के अवामी रवैये, मिजाज और उसके बाद के हालात, इन दोनों चीज़ों पर होनी चाहिए रिसर्च। ये थीसिस चाहिए हमें, ठीक है जी। जो थीसिस हो गया, फिरंगी का जो मेहरबान होता है, ये भी एक थीसिस है पूरा। हाँ, अगर मैं होता वाली सिचुएशन में हम हैं, वैसे तो हम हैं फिरंगी के जो हम दरबान हैं, ये इस तरह का होना चाहिए। अब जालिब साहब अगर आज होते तो उनको मैं ये मशवरा देती कि फिरंगी के जो हम दरबान हैं, जीना किस कदर आसान है। तो ये सिलसिला है सारा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ चलते हैं। 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं। मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात कराने से मुताल्लिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियां नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात, इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का बयान। कौमी असम्बली ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असासों का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया। अमरीका में पाकिस्तानी कौंसल खाने की पुरानी इमारत गिरने का खतरा, नोटिस जारी। बिलावल भुट्टो का दौरा भारत, दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बहाली की जानिब मज़बत कदम है, भारतीय मीडिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इमरान खान की 7 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत मंजूर, 2 में तौसी। भारतीय रियासत मणिपुर में हंगामे फूट पड़े, मोदी हुकूमत की जानिब से फ़ौज तलब करके 8 अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। और ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन पर यूक्रेनी ड्रोन हमले का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। जी, तो ये थी जी खबरों की सूरत हाल। 60 सेकंड्स के अंदर आपने देखा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है जी, और तो काफ़ी कुछ हो रहा है। इंटरेस्टिंग खबरें भी कहीं कहीं से आ रही हैं और जाहिर है खबरों का एक मजमुआ होता है, इंटरेस्टिंग खबरें, खुशी की खबरें, उदासी की खबरें, हर चीज़ ही। अच्छा, खबरों में वैसे ज़्यादातर उदासी की खबरें ही नुमायां की जाती हैं और जनरली न्यूज़ इज नो न्यूज़, हाँ, ये माना जाता है, गुड न्यूज़ इज नो न्यूज़। अनटिल अनलेस कि आपको वर्ल्ड कप जीत लें या कोई मैच सीरीज हो, ये वो जो भी आज मैच भी है वैसे, तो अनटिल अनलेस कोई इस तरह की चीज़ हो, स्पोर्ट्स की दुनिया से ज़्यादातर खुशी की खबरें आ रही होती हैं। अगर आप न्यूज़ को डायसेक्ट करें ना, तो स्पोर्ट्स की दुनिया से आपको ज़्यादातर इस तरह की खबरें मिलेंगी कि फ़लाने मैच जीत लिया, ये हो गया। कुछ स्कैंडल्स वगैरह भी आते हैं। पॉलिटिकल जो मामलात हैं उसमें आपको ज़्यादातर एक दूसरे पर इल्ज़ामात, ताने तशने, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा वो मामलात जैसे कि दहशतगर्दी के को वाक़यात, हलाकतें, हंगामे, जंगें वगैरह, ये भी पूरा एक नेगेटिव न्यूज़ की कैटेगरी है। तो पॉजिटिव ज़रा कम होती हैं। कोई इजाद वगैरह हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, साइंस, हाँ, साइंस में फिर साइंस में डराने वाली खबरें भी होती हैं। डराने वाली भी होती है। वो उन्होंने मुलाकात की है अमेरिका के सदर ने गूगल के सीईओ से और माइक्रोसॉफ्ट वालों से और सबसे कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो मामला चल रहे हैं ये कितने ख़तरनाक है, उसके ऊपर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ है और बड़ी उसके ऊपर मुलाकातें चल रही हैं। कुछ ना कुछ इसमें आएगा। जैसे वो उन्होंने क्लोनिंग का किया था ना सिलसिला, कि अब उसको रोका हुआ है, तो मेरे ख्याल में इसको भी शायद कुछ पता नहीं रोकेंगे या नहीं, क्या करेंगे। एनिमल क्लोनिंग की तरफ तो जाते हैं ये लोग, नहीं, ह्यूमन क्लोनिंग को रोका हुआ है ना। ह्यूमन क्लोनिंग को रोकना ही चाहिए, उसमें तो बिल्कुल ही कोई दो राय नहीं है कि ह्यूमन क्लोनिंग कर ले। क्या मैं तो कहता हूँ करो। नहीं, अभी मैं इसकी तरफ, मैं इसके हक में बताऊँ, ये एआई वेआई की तरफ मैं जरूर हूँ, लेकिन क्लोनिंग इज नॉट द राइट थिंग टू। असल में पता है कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ, आप इल्म को रोक नहीं सकते। ये एक इल्म है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी की मदद से, साइंस की मदद से आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसको आप कुछ अरसे के लिए रोकेंगे, फिर उसके बाद आपको लामोहला उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। तो ये होगा तो सही, ये तो होगा, ये वो वाला है। क्लोन्स बनेंगे, ये सब होगा। इंसानी जहन जो है ना, जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, खिलाफ कवानीन भी बनेंगे ना। उसको ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया जा सकेगा, कोई कंपनी उसको ओन करके उसको चीजें बना नहीं सकेगी, तो ये चीजें होगा। ये सब आप देखिएगा 150-200 साल में। आपसे फिर बात करूंगा। वो तो मैं नहीं होंगी तब तक, तो जब तक इस दुनिया की क्या तबाही होगी, आई डोंट गिव अ बीप। तो हम आगे बढ़ते हैं। और क्या, आई डोंट गिव अ डैम। और क्या, मिजाज साहब ने भी आई एम नॉट गिविंग यू अ डैम पैसे लिए हैं अभी। उन्होंने भी कहा था, वो इसहाक डार साहब ने, उन्होंने क्या कहा था, आई डोंट केयर। वो था आई डोंट केयर, डैम नहीं था, आई डोंट केयर। बिल्कुल आई डोंट केयर। हाँ, तो तब तक क्या हुआ, लेकिन आपका क्लोन बन जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, मेरा क्लोन क्यों बनेगा? मैं अगर तो किसी दिन आप छुट्टी पर हो, आप जब बरतानिया जाएंगी, तो 200 साल तक मैं नौकरी नहीं ना कर रही होंगी यहाँ पे। 200 साल तक मैं और मजीद तरक्की कर रही हूँ। जल्दी आ जाए, जल्दी से क्लोनिंग आ जाए। शिफा को जुलाई में जाना है, शिफा की क्लोन बैठी हुई प्रोग्राम कर रही है। ये फायदे सोचें। और क्या, ठीक है।
तो अच्छा खबरों की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि सियासतदान जो हैं वो उनकी ज़िंदगी का एक मामला होता है कि अक्सर सोशल मीडिया पे तनकीद करते रहते हैं लोग उन पर और वो लोगों पर, और इस मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत से नेकी के काम भी होते रहते हैं। अच्छा, ऐसा ही अब कुछ हुआ है कराची में, एक नाबीना शख्स के साथ हुआ जिन्हें सोशल मीडिया की वजह से चोरी शुदा अपना जो मोबाइल फोन था वो वापस मिल गया। हाफिज अमजद साहब इनका नाम है, एक नाबीना मौजन है, और वो एक मस्जिद में बैठे थे जहां एक शख्स ने धोखे से उनका मोबाइल जो है वो जरा हथिया लिया। वो तरीका उसका क्या था कि भाई उसने जो है वो उनको कहा कि जी आप नात बड़ी अच्छी पढ़ते हैं तो आप नात सुनाएं। और नात सुनाने पर उसने कहा कि मुझे वीडियो बनानी है तो अपना मोबाइल दें, और वो मोबाइल पे उसने वीडियो बनाई और वो लेके चलता बना। किस कदर एक बेशर्मी जिसको कहते हैं ना, बेशर्मी का लफ्ज है इसके लिए, और तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है। मतलब आपको खौफ खुदा भी नहीं होता कभी कभी, आप बिल्कुल ही समझते हैं कि बस यूर ऑन योर ओन। अच्छा, अब रिपोर्ट दर्ज कराने और चंद हजार रुपए का मोबाइल होगा, चंद हजार रुपए का ही होगा ना। हाँ, अगर बहुत महंगा भी हो, मैं कहती हूँ बहुत महंगा भी हो, तो आप उस शख्स को किस तरीके, किस लारे पे लगा के, और आप मतलब आप उससे क्या करवा रहे हैं और उसके बाद आपका इरादा क्या है, ये तो एक मैं तो इसको शदीद गुनाह समझती हूँ भाई जो आपने किया है उनके साथ। अच्छा, उन्होंने पुलिस में फिर रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके साथ मस्जिद का CCTV कैमरा जो है उसकी फुटेज भी सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी। अच्छा, कुछ रोज बाद एक राइडर आया और एक पार्सल हाफिज साहब यानी कि हाफिज अमजद साहब को देकर चला गया। नाबीना मौजिन ने उनको दिया। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने पार्सल खोला तो उसमें उनका मोबाइल फोन मौजूद था, और राइडर ने बताया कि किसी शख्स ने ये फोन उसे हाफिज अमजद के एड्रेस पर उन्हीं के हवाले करने का हुक्म दिया है। मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये जाकर डिलीवर कराओ इनको, हाफिज साहब को। अच्छा, बाद में चोर ने फोन पर कॉल करके उनसे माफी मांगी और दरखास्त की कि वो इसकी तस्वीर मीडिया पर ना चलाएं। चोर ने उनके मोबाइल की जो ऐप है उससे कुछ रकम निकलवा ली थी, जिससे कि वो वापस करने का वादा कर चुका है उनसे। अब देखते हैं वो रकम वापस करता है कि नहीं। बहरहाल मोबाइल उसने वापस भिजवाया, शर्मिंदगी का शायद उसको ज़मीर की आवाज उसने सुनी, शायद उसको शर्म आई। सोशल मीडिया पर भी जाहिर है जब उसको हुआ होगा और फिर जाहिर है कहीं ना कहीं इंसान का अपना ज़मीर कुछ ना कुछ कहता है, मलामत करता है। ये भी हो सकता है उसको किसी ने देखा हो वीडियो में, पहचाना हो, और उसको किसी अपने दोस्त ने बाप ने कहा कि यार ये क्या किया। हाँ, ये भी हो सकता है। तो जो भी हुआ ठीक हुआ, हाँ, वापस कर दिया उसको। एहसास हो, देखें, एहसास क्राइम को रोकने का एक तरीका ये है, कोई एहसास से शर्मिंदगी होनी चाहिए, एहसास से नदामत, एहसास प्रोग्राम बेसिकली जरूरी है, ये अहम चीज है। क्रिमिनल्स के पीछे भी सानिया निश्तर साहिबा को लगाते थे एहसास प्रोग्राम के चेयरमैन। लेकिन वाकई सानिया साहिबा का जिक्र इसलिए यहाँ पर आया कि सानिया साहिबा से आज हम करेंगे खुसूसी बात, और जरा पनागाहों के हवाले से और जो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम से पिछली हुकूमत के, वो इस हुकूमत में उनका क्या स्टेटस है वो हम जरा सानिया साहिबा से जानेंगे। लेकिन ये बेसिकली जो काम हुआ है ये अच्छा हुआ है, और जाहिर है अगर एक चोर ने अपनी गलती, क्या सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, ये बात सही है, दुरुस्त है। बिल्कुल। अगले को इतनी लानत मनामत भी ना करें कि वो बिल्कुल ही हथे से उकड़ जाए। अगर कोई अच्छाई की तरफ वापस आना चाहता है उसको वेलकम करें ओपन आर्म्स के साथ। बड़े बड़े गुनाह, और हमारे मजहब की तरबियत भी यही है, बड़े बड़े गुनाहगार लोग जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होते थे तो आपने हमेशा उनके साथ बहुत बेहतरीन नरमी किया है। कैसे कैसे कुफार के साथ क्या क्या सुलूक हुआ है, फतह मक्का पढ़ लें, बहुत सारी, मतलब अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे। तो ये हो गया एक तो मोबाइल फ़ोन का वाक़या। अब एक और मोबाइल फ़ोन का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है? वो अमेरिका में हुआ है, और आप थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखें। अच्छा, ईजी हो जाए आप, जज्बात को काबू में रखें, सख्त सवालात मत करें किससे, किसी से भी। उससे हुआ, मैं उसको आप देखें ना, सुने तो अमेरिकी सदर साबिक जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब, ठीक है जी, बड़े आपको पता है अपने जो तमाम हरकत हैं उसकी वजह से वो मीडिया में रहते हैं। डोनाल्ड क्या करे, ट्रम्प क्यों कहते हैं हम इनको? वैसे इससे ये वो सही बात है कि सेकंड नेम में उधर वहां पर ज्यादा उसको पहचान होती है, लेकिन हम आज से मैं और अवैस इनको डोनाल्ड कहेंगे, ठीक है? डोनाल्ड, मिस्टर डोनाल्ड। ओके, तो एक बार वो अब फिर से अमेरिका की सदारत में जो सदारती इंतखाबात है उसमें हिस्सा लेने के लिए पड़तोल रहे हैं, और एक हालिया वाकया हुआ है वो कुछ इस तरह है कि ट्रम्प जो अपने निजी तैयारे में टेक्सास से फ्लोरिडा जाने से पहले, डोनाल्ड जो है वो फ्लोरिडा जाने से पहले एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहे थे। सही है। और सहाफ़ी जो है वो बड़े तीखे सवालात करने के लिए मशहूर हैं जो वहाँ के हैं। तो सहाफ़ी ने एक ज़रा सख्त सा सवाल पूछा तो मिस्टर डोनाल्ड जो है वो गुस्से में आ गए, और उन्होंने किया ये कि मोबाइल फ़ोन जो था उस सहाफ़ी का वो छीना और उस सहाफ़ी को तैयारे से नीचे उतार दिया। जी बिल्कुल।
तो अच्छा, 25 मार्च को ये वाकया पेश आया था। उसकी तस्दीक सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक ऑडियो क्लिप से हुई है। अच्छा। और उसमें मिस्टर डोनाल्ड जो है वो सहाफ़ी को तैयारी से निकल जाने का कह रहे हैं। और लेकिन ये क्या कर दिया डोनाल्ड? नहीं, अभी मैं बताता हूँ। उनके जो तर्जुमान है, साबिक अमेरिकी सदर के तर्जुमान, उन्होंने इस वाकये की तरदीद की है और उसे कहा है कि भाई ये एक प्रोपेगेंडा है और बेसिकली इस मुहिम का मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि अब वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वैसे ही उनकी साख, आपको पता है कितने नेक आदमी है वो, काफी हद तक मुतासिर है। और हमारे जो नरेंद्र हैं, नरेंद्र के ऊपर भी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि किसी ने किसी रैली शैली में उठा के मोबाइल दे मारा था। तो वो नरेंद्र मोदी। अच्छा, हाँ। देखिए, मैं फर्स्ट नेम पे आ गई, मैं ये सेकंड नेम मतलब हम कहें क्यों नहीं कहते नरेंद्र, डोनाल्ड। अगर डोनाल्ड छोटा सा होता होगा, यही वाले, तो आपको भी यूसुफ से ही ना कहा जाए, शिफाई कहते हैं। और क्या, हम पाकिस्तान में तो एक्चुअली फर्स्ट नेम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वहां पर जितने मामलात हैं, कागजी हों, ऑफिशियल हों, जाती नौयत के भी हों, उसमें सेकंड नेम को ज्यादा अहमियत हासिल होती है। मिस्टर मंगलवाला, मिस्टर खान या मिस नवाज, इस तरह मिस नवाज तक भी चले जाएंगे। वो ये नहीं देखते कि आपका सेकंड नेम मर्द का है या जो भी है औरत का है, वो सेकंड नेम को प्रेफर करते हैं। तो हम, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में शिफा, वैस, तो हम अपने तरीके से चलेंगे, तो हम अपने तरीके से चलेंगे। हम नरेंद्र और डोनाल्ड पे वील स्टिक टू इट। ठीक है नाज़रीन, तो मैं बता ये रही थी, हम गाय बाय हो गए, हम नरेंद्र और मोदी में फंस गए। मैं बता ये रही थी कि नरेंद्र पर भी जो है, भारत वाले जो है नरेंद्र, उन पर भी किसी ने उठा के मोबाइल दे मारा था। बचत हो गई थी उनकी, लगा उनको नहीं था, लेकिन ये सिलसिला हुआ था। मोबाइल आजकल बड़ा हैपनिंग चल रहा है, हर तरफ मोबाइल की गेम है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। और इसीलिए मैंने आपको ये खबरदार किया था कि सवालात बड़े प्यारे प्यारे से करें। लेकिन मैं आपको दोबारा, जो हम जब क्रिकेट खेलते हैं ना, उसके अंदर कहते हैं पोली पोली गेंद कराओ, ठीक है, पोली गेंद कराओ, बिल्कुल ऐसी हल्की हल्की। तो आप भी हल्की हल्की, हम भी सवाल करेंगे। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। तो और क्या करें आजकल? कोई अच्छा काम करें? नहीं कर रहे? चले कोई नहीं, कर लेना, आगे अभी बड़ा टाइम पड़ा है। उसकी वजह है, हाँ, वो क्या, मोबाइल फोन हमारा चला जाएगा तो फिर खरीदने में बड़ा वक्त लगता है। बिल्कुल। और अब तो टैक्सेस जो तबाह, 15,000 रुपए थोड़े सस्ते होने वाले हैं, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी महंगा तो है। बिल्कुल। अच्छा, आगे एक और चीज से मैं आपको जरा खबरदार कर दूं। मैं आपको दोबारा एक, हम चूंकि बात कर रहे थे ना क्लोनिंग की और मसनूई जहानत, माहिरीन जो है मसनूई जहानत में होने वाली जो, जिसको हम कहते हैं कि तेज़ रफ्तार तरक्की है, उससे दुनिया को खबरदार कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े जो माइंड्स हैं, डिजिटल माइंड्स। उन्होंने जिस तरह वैस ने कहा ना, रोक दिया है, लेकिन ज्यादा अरसा रुक नहीं सकेगा, ये होगा। तो उन्होंने रोका है कि भाई इस पे मजीद अभी बात करनी है, समझना है इसको, ये किस तरफ मामला जा रहा है। उनका ख्याल ये है कि मसनूई जहानत से नस्ल इंसानी को खतरा लाहक है, और अब ये मामला व्हाइट हाउस तक जा पहुंचा है। और अमेरिकी सदर जो हैं, उन्होंने मसनूई जहानत पर तेजी से काम करने वाली कंपनियां जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके सीईओज से मुलाकात की है। जो ने मुलाकात की है, ठीक है। और उन्होंने उनसे मसनूई जहानत से जुड़े खतरात और उनसे बचाव के लिए तदबीर पर गुफ्तगू की। व्हाइट हाउस का कहना यह था कि अमेरिकी सदर ने, यानी कि अमेरिकी सदर जो ने मुलाकात से पहले चैट जीपीटी जो है उसका इस्तेमाल करके देखा था और उन्हें मसनूई जहानत पर मुकम्मल ब्रीफिंग उनको दी गई। मीटिंग के बाद शुरका ने मीडिया को बताया कि व्हाइट हाउस मसनूई जहानत के मामले पर जामे कानून साजी करना चाहता है और ये मुलाकात इसी तनाजुर में की गई थी। वैसे इतना जो है ना वो काम उसने आसान कर दिया, चैट जीपीटी ने शदीद सारे आसान कर दिए काम। तो ये तो सिर्फ चैट जीपीटी, तो इट्स जस्ट द स्टार्ट। हाँ, अब उसके बाद क्या कहाँ तक जाएगी? बेसिकली वो जो मैं आपको बता रहा था ना कि गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बानी जो बंदा था, उसने क्यों रिजाइन किया, उसकी वजह ये थी कि उसका जो खदशा है वो क्या है कि ऐसी झूठी चीज़ें आपके सामने सच के तौर पर सामने आएंगी जो कि आप कुछ भी कर लें आपको उस पर यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको वेरीफाई करने का कोई तरीका ही नहीं होगा। झूठ इस तरह फैल जाएगा, झूठी वीडियोस मिसाल के तौर पे उसने एक तरह से डेमो दिया था लोगों जी को। वो इस तरह फैली हुई होंगी कि आपको लगेगा ये तो सच, बिल्कुल सच वीडियो है ये। तो इतना ज़्यादा सच और झूठ आपस में मिक्स हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे कि इसको जांचना मुश्किल हो जाएगा और ये बहुत खतरनाक। बिल्कुल, डीप फेक्स जिसका वो टॉम क्रूज और उनकी वीडियोस आई हुई हैं, तो ये सब सिलसिला इसी तरह चलेगा। और मज़े की बात एक मरतबा फिर आप एक हदीस जाकर ढूंढिएगा जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिसमें सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम कहते हैं ऐसी चीज़ें हैं। आज तो मुझे आज जो है वो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। मेंटली जो है वो मैं ज़रा क्या एक्टिव हुआ। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि जो दिल है, दिल का भी एक दिमाग होता है। दिल के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं, 40,000 सेल्स गालिबन, जिनका काम बेसिकली है कि वो थॉट प्रोसेस में अपना एक अलग से जो है वो उसका काम है कि वो दिल में है और सोचते हैं वो। तो देखें, हार्ट बीट
बीट तो वो बढ़ती है ना, नहीं पंपिंग है, लेकिन वो बढ़ती है अगर आपकी फीलिंग जो है, आप एंजाइटी फील कर रहे हैं तो वो जाहिर है दिल कुछ सोच रहा है, या दिमाग भी अगर कुछ सोच के उसको पैगामात पहुंचा रहा है, तो दिल में कोई ऐसे सेल्स तो मौजूद है ना, ऐसी एलिमेंट कोई मौजूद है जो कि तेज धड़कना शुरू हो जाता है। कुछ साल पहले बेसिकली तो ये कह सकते हैं ना कि दिमाग के अंदर टेंशन आई तो दिल तेजी से धड़का, बेसिकली ये। लेकिन दिमाग सोचने की तरफ जो है, हम कहते हैं कि दिमाग का काम है सोचना, दिल का काम है पंपिंग और धड़कना। लेकिन कुरान में आया था कि हमने इंसान को सोचने वाले दिल दिए। अब इस पर बड़ी तहकीक हो रही थी कि ये सोचने वाले दिल कैसे आ गए। हाँ, आंसू देखें, आंसू दुखना किसी के दिल का, तकलीफ होना, महसूस करना, हाँ। वो चीजें मुझे तो लगता है डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे दिल से। तो ये बात जो है वो साइंसदानों ने अब कुछ अर्सा पहले इस बात के ऊपर प्रूव कर दिया कि दिल में कोई अराउंड 40,000 सेल्स या न्यूरॉन्स या जो भी उसकी टर्मिनोलॉजी होती है मेडिकल की, वो मौजूद हैं, और उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो सोचे, डिसीजन मेकिंग में मदद दे। दिस इज द ट्रूथ। अब इस पर के बाद भी अगर कोई ना माने तो बस फिर क्या हो सकता है, उसका फिर कुछ नहीं किया जा सकता, उसको फिर अल्लाह ही समझाएगा, जाहिर है वो फिर इंसानों की बस की बात नहीं। अगली खबर पर चलते हैं जी। अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर हैं लायनल मेसी, हाँ। और आप जानते हैं कि भाई बड़े मशहूर वो शख्सियत है, दौलत उनके पीछे भागती है, शोहरत उनके पीछे भागती है। और उसकी एक मिसाल गुज़िश्ता दिनों सामने आई जब सऊदी अरब का एक क्लब, उस क्लब ने उन्हें फुटबॉल की तारीख के सबसे ज़्यादा मुआवजे की पेशकश कर दी। और मेसी को सऊदी प्रो लीग में शिरकत के लिए $40 करोड़ सालाना की पेशकश की गई है। $40 करोड़ शिफा, पता है आपको कितने होते हैं? मुझे क्या पता है, $40 करोड़ होते हैं। बेकारियों के दरमियान में फंसी हुई, मतलब मुझे क्या जातियात पे आ जाती हैं आप तो भाई, ऐसे भी ना करें। मैं बता देता हूँ, पाकिस्तानी रुपयों में ये बनते हैं तकरीबन 1 खरब 13 अरब, इससे कुछ जायद बनते हैं। 1 खरब 13 अरब रुपए बनते हैं, ठीक है जी। अच्छा, खरबों से बात ही कम कोई नहीं है ना। हाँ, तो ऐसा ही है, मजाक बना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेसी के जो वालिद साहब हैं वो इस मामले पर सऊदी क्लब के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और अगर लायनल मेसी इस क्लब की तरफ से फुटबॉल खेलने पर तैयार हो जाते हैं तो उनका मुआवजा क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी बढ़ जाएगा, बल्कि फुटबॉल की तारीख का सबसे ज़्यादा मुआवजा हो जाएगा। 2025 तक सऊदी क्लब के साथ रोनाल्डो जो है वो अल नसर के साथ खेलने का मुआहदा उन्होंने किया हुआ, और क्लब की जानिब से उनको मिल रहे हैं सालाना $21 करोड़। ठीक है जी, तो ये है जी, फुटबॉल ही खेल लेते हैं ज़िंदगी में हम, फुटबॉल ज्यादा पढ़ लिख गए हम। हाँ, हम ज्यादा पढ़ लिख गए ना, मेसी शायद मेसी शैसी ये जो है ये कम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनकी स्किल देखे ना, उन्होंने अपने आप को उस स्किल में एक्सीलेंस लेवल पर ले गए। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, ये है जी। ठीक है जी, तो जो भी काम करें नियत से करें कि आपने उसमें ऊपर जाना है। अगर सिर्फ खानापुरी के लिए काम करना है या फॉर द सेक ऑफ डूइंग जॉब करना है तो फिर क्या फरमाया, जो भी काम करें वो इस नियत से करें कि आपने उस काम में ऊपर जाना है। हाँ। हम इस नियत से काम करते हैं कि हमने तो एक दिन ऊपर जाना है, क्या जरूरत है। हाँ, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। जो भी काम करें इस नियत से करें, हमने तो ऊपर ही जाना है। ज्यादा विजनरी हो जाते हैं ना फिर। हम जरा जिसको कहते हैं मुस्तकबिल करीब का सोचें, हम ज्यादा मुस्तकबिल बईद में चले जाते हैं। हाँ। तो ये मामला। अच्छा, अगली खबर ये है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स जो है उसके ऐप्स के बाद अब गूगल ने भी सार्फिन को ब्लू टिक देने का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, ये ब्लू टिक जो है ये रेस अब चल पड़ी है लोगों के दरमियान भी और कंपनीज के दरमियान भी। कंपनी ने अपने ब्लॉग के जरिए बताया है कि जीमेल पर जालसाजी की रोकथाम के लिए ब्लू टिक का जो फीचर है वो मुतारिफ कराया जा रहा है, और ये सिर्फ सार्फिन और कंपनियों के हकीकी होने की तस्दीक करेगा। ये वो नहीं है, ये मेरा ख्याल है के बाद दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि इसमें वेरिफिकेशन होगी, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स भी शायद वो मांग ले, वो देखा जाएगा, और तस्दीक जब हो जाएगी उसके बाद ये ब्लू टिक उनको अतिया हो जाएगा। ब्लू टिक जीमेल के अलावा गूगल की दीगर कई प्रोडक्ट्स पर भी दिया जाएगा, जिसमें गूगल वर्क प्लेस जो है वो शामिल है। फिर पाकिस्तान की जो बात अगर हम करें तो हमारे हम वतनों को अगले हफ्ते इससे ब्लू टिक मिलना शुरू हो जाएंगे और ये रोल आउट हो जाएगा फीचर पाकिस्तान के लिए भी। गूगल ने बताया कि इस फीचर की आजमाइश 2021 में की गई थी, यानी कि तब से इसको एक्सपेरिमेंट फेजेज में मतलब किया जा रहा है इस पर एक्सपेरिमेंट, और अब इसे बाकायदा तौर पर शुरू करने का फाइनल फैसला हो गया है। गूगल पर जाली जो ईमेल्स हैं, उनके ईमेल एड्रेसेस जो हैं उनकी भरमार है, जिनके जरिए बड़े पैमाने पर फ्रॉड भी होते हैं, लोग दूसरों को बेवकूफ भी बनाते हैं, उनसे पैसे वैसे भी जो है वो चोरी शोरी भी होता है इस किस्म का मामला। तो ब्लू टिक मिलने के बाद इन फ्रॉड को और इन चोरियों को, और जिसको कहते हैं ना कि डिजिटल वर्ल्ड को मजीद सेफ बना रहा है गूगल, अपना वेरीफाइड जो प्लेटफॉर्म है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए, जरूरी है। उसकी वजह क्या है कि लड़की के अकाउंट से मैंने एक लड़के को 1-2 घंटे पहले ऐड किया था। लड़की के अकाउंट से आपने एक लड़के को 1-2 घंटे पहले ऐड किया था? लड़की का एक अकाउंट बनाया था ना। अच्छा, तो उससे एक लड़के को ऐड किया था। तो आपने अकाउंट क्यों बनाया था? 2 घंटे पहले, वो स्टॉकिंग करने के लिए ना। अच्छा, तो 2 घंटे पहले एक लड़के को ऐड किया था, वो कह रहा है तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या करूं मैं उसका?
इतनी जल्दी हमारे यहाँ तो लड़के जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, जिंदा नहीं रह सकते मेरे बगैर। अब वो तो स्टॉकिंग करने के लिए तो अब आप कहाँ किस नतीजे तक पहुंचे हैं उसके बंदे के साथ? क्या जवाब दूं उसको? बस मेरा ईमेल आईडी अपनी आप डीएक्टिवेट कर लें ताकि आप उसको मिल ही ना सकें, वरना तो उसने आपको ढूंढ लेना है। आईपी शाईपी आजकल लड़के भी बड़े तेज हैं। हाँ, लेकिन ये कि मैं डिलीट भी कर सकता हूँ अकाउंट, डिलीट बना लूंगा। स्टॉकिंग तो करनी तो होती है। अगर वो आपको ढूंढते ढूंढते इधर आ गया हमारे ऑफिस नहीं, के ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसे जाली अकाउंट ना बनाए और इस तरह की हरकतें ना करें। बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ, आप तो सीरियस हो जाएंगे ना। हाँ, सीरियस नहीं होना। कुछ चीजें हम इसलिए यहाँ पर डिस्कशन में दरमियान में लेके आते हैं ताकि लोगों को समझा सकें कि उनके मुहर्रकात और उनकी कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो सीरियस हो सकते हैं, सीरियस नौयत के। और यहाँ पर तो चले हो सकता है इस बंदे का कोई भाई भाई हो, वो आके अवैस कोई जो है वो एक आंख अगले दिन अवैस की, कोई अकाउंट नहीं बनाया ऐसे कह रहा हूँ। वैसे मैं बता रही हूँ कि अवैस की कोई आंख शांख नीली वीली हो तो एक तरफ से देख रहा हो वैसे, या एक दिन ऐसे टेढ़ा बैठ के प्रोग्राम कर रहा हो ताकि सिर्फ ये आधा साइड नजर आए चेहरे का। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। और अब हम आपकी जरा मुलाकात कराएंगे इन खास मेहमानों से। ये खास मेहमान जो हैं रंग बिरंगे मेहमान हैं, और ये रंग बिरंगे मेहमान कहलाते हैं लव बर्ड्स। ठीक है जी। अब ये लव बर्ड्स क्यों हैं, इसकी जो है वो हॉबी, इसको पालना ये किस तरह होता है, और इसकी फार्मिंग भी होती है, सुना है बड़ा पैसे वैसा कमाते हैं इंसान उससे। इनकी खुराक क्या है, इनका ख्याल कैसे रखते हैं, जो लोग पालने के इनको शौकीन हैं उनको इनका ख्याल कैसे रखना चाहिए, पिंजरे में क्यों है। हाँ, ये सारी मेरा चीजें सवाल है, आपको बताएंगे। बेसिक ह्यूमन राइट्स का सवाल किया है मैंने। सही सवाल है वैसे कि ये पिंजरे में क्यों है। हाँ, आजादी। वकास मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि फार्मिंग करते हैं लव बर्ड्स की, और वो हमें आज बताएंगे इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मुद्दू किया, और अल्लाह पाक का शुक्रिया कि उसने इज्जत दी। जनाब बताइए जी। तो इन्हीं छोटे बर्ड्स की वजह से आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मैं ये बर्ड्स जो हैं ये बेसिकली नेटिव हैं अफ्रीका के। इनको हम तोता क्यों नहीं कहते? उर्दू में आप तोता कह सकते हैं। अच्छा, कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन लव बर्ड जो है वो एक अच्छा नाम इनको दिया गया, तो उसके मोहब्बत का तोता कह लें आप। इसमें आप ये देखें, ये जो ग्रीन बर्ड है, ये बेसिकली ग्रीन बर्ड इज वाइल्ड बर्ड, जो कि अफ्रीका का ये नेटिव है, और ये अफ्रीका में और नेचर में ये ग्रीन कलर है। अच्छा, ये बाकी कलर जो हैं सारे इसके वो पिंजरे के अंदर आए हैं। आप कहते हैं ये पिंजरे में क्यों है? हाँ। ये पिंजरे में इसलिए है कि ये रंग बिरंगी है। अच्छा, ये सारे रंग इनको पिंजरे के अंदर मिले हैं। ये कैप्टिविटी में प्रोड्यूस किए गए हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जी, ग्रीन बर्ड को, अब ये ग्रीन बर्ड जो है ये बेसिक बर्ड कहलाता है। जब ओरिजिनल जो था, जब इसको 200 साल 300 साल पहले कैप्टिविटी में रखा गया, कुछ अरसा उसको ब्रीड करने के बाद ये ब्लू कलर का जो बर्ड है ये भी उसमें आना शुरू हो गया। ठीक है। ब्लू को फिर ग्रीन, और ये ओवर द टाइम पीरियड उन्होंने ये तीसरा जो बर्ड आपको जो येलो फेस और ग्रीन जो नजर आ रहा है, इसको कहते हैं पार ब्लू। अब ये 3 बेसिक बर्ड्स बन गए, ग्रीन, ब्लू एंड पार ब्लू। ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला ने इनको ऐसी खासियत दी हुई है कि इनमें पैगमेंट्स होती है जो सेल के अंदर होती है, वो इनके कलर पैगमेंट्स जो होती हैं जो उनके सेल के अंदर मौजूद होती है, वो इनके डिफरेंट कलर्स, शेडिंग सारा। जैसे रिप्रोडक्शन। अब ये ग्रीन कलर तो है, लेकिन इस ग्रीन कलर में और शेडिंग काफी सारी है। उस शेडिंग को साइंटिस्ट ने, जो लव बर्ड फार्मिंग वाले थे, उन्होंने प्ले करके आगे ये कलरफुल बर्ड जो हैं वो कैप्टिविटी में जनरेट किए हैं। नेचर में ये ग्रीन नहीं होता। अब वही पैगमेंट, अब ये देखें, ये एक पैगमेंट है, उसको वो डार्क कलर को जाहिर करता है। अगर आप उसको लाइट करेंगे तो क्या होगा, ये सारे लाइट हो जाएंगे। अच्छा, ये इसकी मजीद फर्दर वेरिएशन है। अभी आप ये व्हाइट बर्ड देख रहे हैं, ये जो ब्लू था उसको जब लाइट किया तो ब्लू ये व्हाइट हो गया। सही है। ग्रीन बर्ड को जब इन्होंने लाइट किया तो ये येलो बर्ड विद रेड फेस, ऑरेंज फेस ये आ गया। और वो जो दूसरा पार ब्लू मैंने आपको बताया, उसको जब लाइट किया तो वो येलो बर्ड ये आ गया। अच्छा। अब इसमें मैंने 2 किस्म के बर्ड्स रखे हुए हैं, एक ब्लैक आई है, एक रेड आई है। ठीक है। रेड आई होना भी एक पैगमेंट, एक सेल की जेनेटिक इंजीनियरिंग है। आंखें वो लाल जी, इसका ओरिजिनल ब्लैक कलर आई का। सही है। रेड कैसे किया गया, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक हो गया। ये इसका बेसिक हो, साइंस है ये पूरी। अब जो मैम के पास ये जो पेड़ है, इसको मैं कहूंगा कि ये जादूगर भाई। जूम इन करके देखेंगे भाई हम इसको, तो ये मेरे हाथ में जो है ये पर्पल है और एक ब्लू है। इस पेड़ में जादू है। वो क्या? अब ये दोनों बर्ड्स ब्लैक आई है। हाँ। अच्छा। इनके अंदर जीन्स छुपी हुई हैं रेड आई की और पेल
अच्छा, मतलब पेल फेलो की, यानी कि जो इसको फीका कलर करने वाला है। अब इनका मैं बच्चा आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो आपको वायलेट पेल नजर आ रहा है ना, हाँ, ये एक तो पेल भी हो गया और उसकी आंख भी रेड हो गई है। कौन सा वाला? बच्चा इनका है, ये वाला नहीं वो वाला, ये वाला, ये अच्छा, जो हाँ, जिसकी सफेदी, टेल, इसकी टेल हल्की सी पर्पल हाँ, है। पर्पल है और लाइट है। हाँ, बिल्कुल। एक तो ये इसकी पेल हो गया, यानी कि थोड़ा लाइट हो गया कलर इसका, और इसकी आंख रेड हो गई है। जोड़ा ये है, दोनों माँ बाप की आंखें ब्लैक है, बच्चा रेड आई निकल रहा है। सही है, कजन मैरिज हुई होगी जी। ये अभी ये जीन्स जो है इसके अंदर छुपी हुई है, इसको हम कहते हैं स्प्लिट जीन्स। अब ये जो चीजें हैं ये सारी, अभी जो आपके सामने बर्ड्स पड़े हैं, ये 5% ऑफ द बर्ड्स हैं जो कि इस म्यूटेशन, बहुत सारे रंग होंगे, देयर आर मैनी कलर्स, मैनी म्यूटेशंस, उनको आपस क्रॉस ब्रीड। अब ये वाला जो पेयर है जो आप खूबसूरत देख रहे हैं, हाँ, अगेन इसमें मैंने वही 3 जो बेसिक बर्ड्स मैंने डाले हैं, वही बेसिक डाले हैं, लेकिन यहां उन्होंने उनके बॉडी स्ट्रक्चर को, कलर्स को प्ले किया है, सही है। स्पेशली उनका हेड, हुड और ये सारा कुछ। अब जो ब्लू तोता उधर आप देख लें, उसका वो ब्लैकिश हेड है और सारा कुछ, यहाँ व्हाइट हो गया। ठीक है, अब ये कलर की तो एक साइंस है इसकी। ठीक अब है, जरा इसकी कीमत की साइंस पर आते हैं। मैं वो अभी आता हूँ, कीमत नहीं बताएं तो ज्यादा बेहतर नहीं, तो लोगों ने लेना जो भी ये होता है, ग्रीन, लोगों को जो बड़ा शौक होता है। ग्रीन आपको नजर आ रहा है ना, उसको इन्होंने किया है तो वो ऑरेंज शेड हो गया, सही सारा है, उसका। बिल्कुल ठीक है। और दूसरे का कंप्लीट येलो हो गया। इन जो बर्ड्स हैं इनका नाम है ओपलाइंस। ओपलाइंस, ये म्यूटेशन ओपलाइंस है। ठीक है। अब बेसिक मैंने आपको 3 वो बताई। उन हाँ। बेसिक का क्या नाम है? ये ग्रीन फिशर, अच्छा, वो ब्लू फिशर, और वो है पार ब्लू। और ये वाली जो है मेरे पास, ये जो है आपके पास है वॉयलेट स्प्लिट पेल फेलो। वॉयलेट ये बाजार नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जीन्स जो छुपी हुई है Split है वो। स्प्लिट, वो पेल फेलो की है। जब इसके अंदर से बच्चे जो आएंगे वो आपके उस कलर में आएंगे सही है। जो वो जब मैंने आपको दिखाया। तो एक तो ये कि इनकी कीमतें क्या हैं? मैं अभी आपके उस तरफ आता हूँ। ये अभी बेसिक बर्ड बता दिया। ठीक है। क्योंकि ये असल भी में वक्त अभी की हमारे पास किल्लत बस है, मैं 1 मगर मिनट में इसकी आपको डिटेल 1 हम मिनट इसमें में हो क्लोज जाएंगे तो हमारे पास ये भी अभी साइंस समझ आ गई कलर बेसिक की। 2 आ जाते हैं। ठीक है। अब जितनी हमने म्यूटेशंस बनानी है ना, म्यूटेशंस मींस जब आप क्रॉस ब्रीड करा के म्यूटेशंस आती जो है ना, वो इनको इसके थ्रू चलाना है। पहले सही ग्रीन है। बनेंगे, फिर हाँ। ब्लू, फिर पार ब्लू, और फिर ऑपलाइंस में। ऑपलाइन इज द अल्टीमेट। ओके, ठीक है, ठीक है। ये अब कीमत- इनकी ब्रीडिंग के कीमत वाले में चीज़ आपको बताएं। ब्रीडिंग हाँ, पहले मैं आता हूँ। ये सबसे पहले मैंने एज ए हॉबी शुरू किया था और अभी तक भी हॉबी आपके है। पास टोटल कितने हैं अभी? मैनी गिन नहीं सकते। ओवर अच्छा, ठीक है। 300 बर्ड्स। ओह, माशाल्लाह। तो वो मैंने शुरू किया, रिटायरमेंट हुई, गवर्नमेंट जॉब थी, तो 2019 में मैं रिटायर हुआ। तो साथ ही वो आपको पता है कोरोना का सही वो है। 1 साल जो है बिल्कुल, तो मेरे बर्ड्स से तो मैं इनके साथ ज्यादा केयर Involve हो करना गए। शुरू हो गया। जब इनको आपने ज्यादा केयर किया तो ये खुश हो जाते हैं, खुश होते हैं तो ये ब्रीड करते हैं। अब इतनी ब्रीड हुई 1 साल में कि मुझसे वो कंट्रोल ही नहीं हो रही, वो पिंजरे ही कम पड़ रहे थे। तो मैंने उनको ना OLX पे और इस तरह सेल आउट किया, बाहर देखा लोग। जब सेल किया तो वो मेरी जो पेंशन थी उससे ज्यादा पैसे मुझे एक मंथ में मिल रहे थे। अच्छा, तो फिर मैंने इसको बाकायदा फार्मिंग में फिर हमने उसको शुरू किया। ये लास्ट ईयर 2021 में हमने बाकायदा इसको एज ए फार्मिंग सही है। स्टार्ट तो किया। इनका ख्याल कैसे रखते हैं? खाते पीते ये क्या है? अच्छा, मतलब इनका ये है कि मिक्स्ड सीड्स हैं। वो बाजरा seeds- नहीं है, आम बाजरा बाजरा जो है। नहीं। देयर आर अबाउट 18 to 19 किस्म के सीड्स हैं। कनेरी सीड्स है, कंगनी है, ये बारीक जो होती है 3-4 किस्म की वो होती है, और सरसों के बीज होते सही हैं, है। अलसी होती है, उसके बाद छोटे वाइट तिल जो आप इसके ऊपर लगाते हैं वो होती है। फिर उसके बाद इसका सॉफ्ट फूड बनता है। अच्छा। सॉफ्ट फूड में इनके एग एंड बिस्किट है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं जो उनको हम भिगो देते हैं ठीक है। 24 आवर्स, उसमें सिरका वगैरह डाल के तो नरम करके। 24 घंटे के बाद नरम हो जाती है वो। इनको तो ये- सुबह वो इस्तेमाल होती है। अब फिर एक- कॉर्न्स, छली नहीं होती ये, हाँ। ये जो है ये हम इसको जब ये स्पेशली ब्रीड पे हों, इनके बच्चे जब आए होते हैं तो वो छली उनको तो डाली इधर एक जाती है। पूरी साइंस है कि पूरी किस वक्त science। किसने क्या खाना है। सही है। जहां अब तक इसकी इनकी जो पेड़ प्राइसेस का- हैं, prices, पेड़ का। शुरू में जो है वो ये आए हैं, इंपोर्ट किए गए। जब इंपोर्ट हुए इधर आए, इधर फिर हमने क्रॉस ब्रीड्स करा के मुख्तलिफ खुद इधर पाकिस्तान की ब्रीड्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम एक्सपोर्ट लेवल पे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज का दर्जा हासिल करने वाले हैं, यानी कि इतनी फार्मिंग इसकी हो रही है। प्राइसेस पे जब जाएं तो एक बर्ड 1000 से शुरू होके तो से अबाउट 15 लाख रुपीस। 15 लाख तक का जी जी, वन या पेयर? वन पीस। एक बर्ड 15। जी, एक इसमें से कौन सा सबसे महंगा है? इधर तो इनमें मैं से? लेके आया हूँ 1 लाख तक। 1 लाख वाला कौन सा है? जरा दिखाएं तो सही। ये आप देख, ये वाले जो आपने रखे हुए हैं ये नीचे, ये नीचे ये वाले? ये वाले तो ये तो 3 है, तो ये 3 लाख का डब्बा है ये। जी, ऐसा ही है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा और ये इतना महंगा तोहफा लेते लेकिन हुए। ये नहीं महंगा नहीं क्यों है? बाकी सस्ते क्यों हैं? अच्छा, ये म्यूटेशंस है, रेयर है, मिल नहीं रही। अच्छा, ये वाले जो बर्ड्स आप देख रहे हैं सामने, ये कमर्शियल बर्ड्स हैं, रेड आईज हैं। ये रेड आई जो है पाकिस्तान में थोड़ा सा
ज्यादा शौक है लोगों को कि आंख सुरख होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा ज्यादा। तो ये बर्ड्स जो हैं ये कमर्शियल बर्ड्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही आपके पास आएंगे सेल हो जाएंगे। इनकी प्राइसेस वेरी करती हैं 10,000 to 50,000 के दरमियान वन बर्ड। तो वो उसको तो इसमें वन क्यों रखा है? असल मजा तो पेयर का आता है। तो नहीं, पेयर आप पेयर लेंगे तो डबल हो जाएगी ना प्राइस। कभी जूता अलग थोड़ी मिला। अच्छा, अब मैं ये आपको ये बर्ड मैंने बताया ना, उधर आपको वो उसका जो चिक है वो 1 लाख का है। अच्छा, सपोज। अच्छा, ये जोड़ा जो है ये 45,000 का है। और इनकी लाइफ कितनी होती है? लाइफ तो अगर आप इनको अच्छा रखें तो 10-15 ईयर्स भी रहते जाते हैं। तो लेकिन ये है कि जब आप ब्रीडिंग कराते हैं तो फिर उनकी लाइफ 5-6 साल इतनी रह जाती है। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के लव बर्ड्स रखते हैं और वो फिर चाहते हैं घर में खुले हों, वो मतलब पिंजरे में ना हो। नहीं, वो बेसिकली वो तो उन्होंने आइवरी, बड़ी आइवरी, फ्लाइंग आइवरी जिसको कहते हैं, जैसे वो तो सिर्फ आपका शौक है। हाँ। जब आप इनको ब्रीडिंग कराएंगे तो फिर आपको अलग-अलग केजेस में वो कर लेंगे। लेकिन जो चाह रहा ये हो कि उसने एक पेयर लिया और वो चाह रहा है कि भाई पिंजरे में ना हो, उसको जरा खुला रखें, फिर उसको ये होता है कि हमने भी इसी तरह रखा हुआ है। अगर आप मूवी देखें तो उसमें वो बड़ी आइवरीज लगी हुई है हमारे सेंटर में ना, तो वो 6 फीट और 4 फीट उसमें तमाम मेल्स हम छोड़ देते हैं और दूसरी में तमाम फीमेल्स छोड़ देते हैं ड्यूरिंग ऑफ ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन जब ब्रीडिंग सीजन में है तो फिर हम उनको पकड़ के जो है वो पेयरिंग करते हैं। काटते वाटते भी हैं थोड़ा बहुत, कभी-कभी। हाँ। अच्छा खासा। और लेकिन ये है कि अगर आप टेक्निक अगर आप उसको पकड़ेंगे तो वो नहीं, वो तरीका यही है कि आप उसको पीछे से गर्दन से उसको पकड़ लेंगे ताकि वो गर्दन मोड़ ना पाए और उसकी चोंच जो है वो आपको बाइट। 2 सवाल मेरे हैं। एक तो ये कि वो जो ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे थे कि भाई इनको बर्ड्स को पिंजरे में अगर इसको आप गलत बात है, अगर इसको आप पिंजरे से बाहर आम हवा में छोड़ेंगे ना तो वो ह्यूमन राइट ज्यादा है, क्योंकि इसको कौवे हर चीज मार देंगे। अच्छा, मार देंगे। क्यों? ये कितना ऊंचा उड़ सकते हैं? मैक्सिमम ये 50 मीटर तक फ्लाइट लेंगे, उसके बाद पैदा ही कैप्टिविटी में हुए। ये पैदा बाहर कैप्टिविटी में, ये पेट खतरनाक है इनके लिए। ये पेट बर्ड है, इनको बाहर सर्वाइवल ही नहीं है ना। अच्छा, सर्वाइवर करने के लिए आप प्रॉपर उनको बताएंगे कि प्रेडेटर्स कौन से हैं। अब इसको नहीं पता कि बिल्ली क्या करेगी, चूहा क्या करेगा, बाज क्या करेगा। सही, इसकी ज़हनियत ही वो है कि ये वो पिंजरे में है, उसने इंसान को देखा है, वो दाना डाल देता है, पानी डाल देता है, वो। दूसरी चीज, अगर किसी ने इसका ये बिजनेस शुरू करना हो आपसे इंस्पायर होके छोटा सा, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जी बिजनेस में ये है, सबसे पहले कौन कर सकता है ये बिजनेस? हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड बंदे जो हैं, स्टूडेंट्स, और वो बंदे जो चाहते हैं कि उनकी आमदनी कम है और वो एक दूसरी सोर्स रखते हैं, वो कर सकते हैं। किस लेवल पे हो सकता है? एक पिंजरे से लेकर बड़ी आइवरी तक, जितना आप वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। होम बेस्ड छोटा भी है, आप 5,000 का एक पेयर लें, उसको रखें। ये ब्रीड करते हैं साल में 3 दफा। अच्छा, हर दफा इनके 4 से 6 अंडे आते हैं और माशाल्लाह बच्चे भी इसी तरह आ जाते हैं और पल जाते हैं। तो अगर 10 से 12 बच्चे आ जाते हैं, एक जोड़ा 5,000 का है, तो उसका एक जोड़ा जो है वो आगे भी 5,000 का बिकेगा। चलें वो 1000 का कितना होता है, हम कह रहे हैं 1000 कह लें। हाँ, चलो 1000 का एक चिक, तो 12 चिक्स निकले, 12,000। 5,000 आपने लगाया, 12,000 आपने अर्न कर लिया। इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो बिल्कुल। और एक पेयर का खर्चा कितना होता है महीने का? कुछ भी नहीं, हार्डली 200 रुपीज पर मंथ एक पेयर का। अच्छा, लेकिन अगर आपने ज्यादा आइवरी बनाई हुई है तो आपके स्कोप ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्यादा बिजनेस आइडिया दे दिया मैंने आपको, और ये हाउस वाइफ्स के लिए परफेक्ट है और बहुत सारी लेडीज इसके अंदर हैं, और आप अगर चाहें तो उनको किसी वक्त आप मदु करें, और बहुत अच्छे है वो काम कर रही है। और ये मेरी तरफ से आपको ये ₹1,00,000 का जो तोता है, ये आपको मैं दे रहा हूँ शिफा, थोड़ी देर ये ₹1,00,000 वाला तोता जो है मेरी तरफ से आपके लिए, कि आप इनको वापस कर दें। ठीक है, ये मैंने दे दिया आपको। ले ये और दूं मैं। थैंक यू वेरी मच। इनको भी थैंक यू कर दें, बेचारे बैठे हैं काफी देर से। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से अब आपकी मुलाकात करवाते हैं, और ये पर्सनालिटी ऐसी है जो कि पाकिस्तानी फ्रेंच फैशन डिजाइनर है। पाकिस्तान से बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक पाकिस्तान में करते थे, मेहनत बिल्कुल अनारकली जी, अनारकली बाजार से इनकी जिंदगी का आगाज हुआ और कामयाब जिंदगी का आगाज हुआ, और उसके बाद तो फिर वो आज दुनिया के 80 ममालिक में उनके फैशन ब्रांड के ऑफिसेज हैं, और सारी दुनिया के बड़े बड़े लोग उनके फैशन डिजाइन किए हुए कपड़े पहनते हैं, और बड़े बड़े डिजाइनर्स उनके कपड़े या उनसे डिजाइन मंगवाते भी हैं। ये भी सिलसिला। महमूद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद भट्टी साहब। सर,
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अनारकली बाजार से शुरुआत करता है और इतना बड़ा फैशन डिजाइनर बन जाता है। ये आपको पता ना, ये कहना बड़ा इजी है, काम करना बड़ा मुश्किल है। जब मैं पाकिस्तान भी होता था, सबको मेरी लाइफ स्टोरी का पता है, क्योंकि मैं सबसे गरीब फैमिली मेरी होती थी। मेरे फादर की डेथ हुई थी। मेरी मदर एक काफ के घर पे रहती थी 5 मरले में ना, तो वहाँ पे हम सारी फैमिली रहते थे। फिर काम करना, सफाई का काम करना, अनारकली में काम करना, पैदल उठाना, फिर पढ़ने के लिए जाना क्योंकि पैसे नहीं होते थे। फिर पाकिस्तान रहना बड़ा मुश्किल था। फिर मैं पेरिस चले गया क्योंकि एक दोस्त होता था, तो वहाँ पे भी घर नहीं था। अंडरग्राउंड मेट्रो में सोना, गार्बेज ढूंढना खाने के लिए। सबको मेरी लाइफ स्टोरी का पता है क्योंकि मेरी लाइफ पे 3 मूवीज़ बन चुकी हैं, बुक्स बन चुकी हैं। लेकिन आदमी ना, जो 24 आवर आदमी जब मेहनत करता है, अभी तक मैं सुबह 6 बजे अपने ऑफिस जाता हूँ, तो ये लाइफ इतनी इजी नहीं होती। जब आप 24 आवर मेहनत करेंगे ना, बाजू नीचे नहीं करें, तो अल्लाह मियाँ बड़ी बरकत डालता है। और जब माँ की दुआएं हो ना, तो माँ की दुआएं आपको लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी तो फील्ड फैशन डिजाइनिंग नहीं थी, तो फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में आप कैसे आए, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं यूनिवर्सिटी में नहीं गया। मैंने MBA करना था, पैसे नहीं थे, तो MBA भी मैंने नहीं किया था। ये फैशन की मार्केट में मैं कैसे आया, क्योंकि वो फैशन की मार्केट में मैं सफाई का काम करता था। अच्छा। वहाँ पे झाड़ू देना, पैकेट उठाने, चीज़ें उठाने, तो वहाँ से फिर मैंने ये सीखा ये कैसे काम हो रहा था। फिर 2 साल बाद वो जूस की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पे कोई 5000 डिज़ाइनर बैठा हुआ है। तो वहाँ पे फिर मैंने 2 साल बाद अपना ऑफिस शुरू किया। 24 आवर्स मैं काम करता था। 87 में 85 में जाके मैं महमूद भट्टी बन गया था। पूरे यूरोप में मेरा, क्योंकि वहाँ पे ना कॉपी राइट्स बहुत हैं, एक दूसरे को हम कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करेंगे जेल में चले जाएंगे, कॉपी राइट्स का मसला है। तो वहाँ पे आपके जो मॉडल बनते हैं ना, कोई और आदमी उसको कॉपी नहीं कर सकता। बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कानून में होनी चाहिए, तभी लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अच्छा, हर इंसान में कुछ खास खुसूसियात होती हैं। आप में क्या ये शौक था हमेशा से या बाद में पैदा हुआ, तो कैसे पैदा हुआ? बिल्कुल देखे ना, वो डिपेंड करता है ना, अल्लाह मियाँ आपको किधर लेके जाता है। जब आपने सोचा ना ज़हन में मैंने मेहनत करनी है, मैंने हलाल के पैसे कमाने हैं, हलाल के रोटी मैं खा लूँगा, आधी रोटी खा लूँगा, पूरी नहीं खाऊँगा जो पेट में दर्द हो, तो अल्लाह मियाँ बड़ी चीज़ों में बरकतें डालता है। तो मेरे में अल्लाह ने एक चीज़ दी हुई थी, मुझे शौक़ था ये डिज़ाइनर, क्योंकि मैं बचपन में मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे कपड़े पहनने के लिए। तो वो फिर मैंने, अल्लाह मियाँ ने मुझे ऐसे ये सारी चीज़ें की। अब मतलब डिज़ाइनर जो होता है ना, तो वो सारा मैं अपने घर चीज़ें जब बनाता हूँ, मैं खुद ही सारे डिज़ाइन करता हूँ। तो वो एक अल्लाह मियाँ ने एक आपको चीज़ दे देती होती है। तो ये सब चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ, सारी दुनिया को पता है, क्योंकि 3 बुक्स मेरी लाइफ पे आ चुकी हैं, मुझे कुछ 10 स्टार इम्तियाज़ मिल चुके हैं माशाल्लाह। तो ये अल्लाह मियाँ सारा करता है। लेकिन अल्लाह मियाँ ये नहीं कहता अब तू लकी बन गया तो ऊपर से चीज़ें गिरनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसकी मेहनत करनी पड़ती है 24 आवर। अभी तक मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ काम करने के लिए। लाइफ इतनी ईजी नहीं होती, और पूरी दुनिया में कोई 80 कंट्रीज में मेरे ऑफिस हैं, और पूरी दुनिया में फिर मैंने खुद ट्रैवलिंग करनी होती है, ऐसी चीज़ें चलती हैं सर। हाँ, तो अच्छा, हर इंसान का कोई ना कोई मेंटर होता है, किसी से इंस्पायर होते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में किससे इंस्पायर होके ये काम शुरू किया? कौन है आपका मेंटर? नहीं, जब मैं पेरिस गया था तो मैं लोगों को देखता था कितनी मेहनत से वो चीज़ें बनाते हैं, काम करते हैं, उनके पास माशाल्लाह ऑफिस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे भी शौक़ था मैं खुद मेहनत करूं, अपना नाम खुद बनाऊं, अपने मुल्क का नाम मैं रोशन करूं। तो ये सबसे ज़्यादा ना महमूद भट्टी साहब तो बन गए, लेकिन महमूद भट्टी साहब के नाम पे आता है महमूद भट्टी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम हमेशा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पे मतलब आदमी को फ़ख्र भी होता है ना, जब आप चले जाएं एक मतलब इतनी बड़ी मार्केट जूस की, एक वाहिद मुसलमान जो टॉप बिल्डिंग वो मेरे पास है, टॉप ऑफिस मेरे पास है माशाल्लाह। लोग मेरा नाम लेते हैं बड़ी इज्जत से, क्योंकि आदमी को इज्जत से लिए कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए। जो लोग आपकी बातें करेंगे ना, इस पे ये पब्लिसिटी होती है। ये नहीं मतलब टीवी पे मैं इंटरव्यू दे दूँ तो मेरी पब्लिसिटी हो रही है। जो लोग आपकी बात अच्छे लफ्ज़ में पूरी दुनिया में आपकी बात करेंगे ना, इसके ये पब्लिसिटी होती है सारी। अच्छा, तो ये बताएं कि आपके ड्रेसेस पहनकर कौन कौन से फनकार और अदाकार जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मतलब आपके जो ड्रेसेस पहने हैं, उनकी तस्वीरें आपने देखी हो, किसी इवेंट पे आपके ड्रेसेस पहने हो, कौन कौन है वो लोग?
वो देखे ना कितने टीवी वाले जो मूवीज बनती हैं वो मेरे कपड़े लेने के लिए आती हैं। अभी आजकल पेरिस में एक मूवीज बन रही है मिस फ्रांस, जैसे मिस पाकिस्तान होगी, मिस इंडिया होती है, मिस यूनिवर्स होती है, तो वो सारी जो मूवीज बन रही है सब मेरे कपड़े लेके जाते हैं। हम एक मैं डिज़ाइन नहीं बनाता, वो एक डिज़ाइन जो ना वो हज़ारों 50,000 डिज़ाइन बनते हैं वो सेम मॉडल में है ना। तो सारे जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं, ज़ारा, मंगो, ये सारे लोग मुझसे लेते हैं, सिर्फ उनका लेबल चेंज कर देते हैं, ये सारे मुझसे लेते हैं। तो पूरी दुनिया में माशाल्लाह मेरे जाते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार बनते हैं। जो मोनिका बेलुची इनकी बड़ी मशहूर इटालियन फिल्म एक्टर है, वो उसने मेरे बड़ी दफ़ा कपड़े फिल्मों में काम करती है, मेरे कपड़े पहनती है। 007 में सारे मेरे कपड़े पहने हुए थे ना। क्या बात है। मतलब आपने सोशल वर्क में भी बड़ा काम किया है, नेशनल हॉस्पिटल वगैरह भी आपने बनाया था, तो उस तरफ फिर कैसे आया आप? बस वो नेशनल हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं, मेरे और 2 पार्टनर हैं वहाँ पे, वही हॉस्पिटल को चलाते हैं। तो मुझे शौक था, मुझे अब शौक है गरीबों के लिए काम करना, गरीबों के लिए, क्योंकि अल्लाह मियाँ कहता है मैंने तुझे दिया अब तू भी देख। क्योंकि मैंने इतने बच्चों को 2000 बच्चों को 30-35 साल से मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, फिर बेवा और की शादी कराता हूँ, यतीमों को देखता हूँ, उधर कहता हूँ ये पता है कि ये सब चीज़ें इधर रह जा नहीं है, पैसा पूसा ये एक शो होता है ज़िंदगी का, बिल्कुल सही, ये सब चीज़ें इधर रह जाती हैं। हाँ सही है। अच्छा, ये सब चीज़ें तो रह जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी में और बड़े चैलेंजेस भी होते हैं जो सामने आते रहते हैं। आपका कुछ वाकया हुआ था साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से? वो क्या बात थी, वो क्या वाकया था? बस वो साकिब निसार साहब भी आए थे, वो माशाल्लाह आपको पता है ना, बाहर आप कभी भी चीफ जस्टिस का नाम नहीं सुनेंगे, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी का नाम नहीं सुनेंगे। यहाँ पे चीफ जस्टिस की इतनी बड़ी पोस्ट होती है, माशाल्लाह इतना पढ़ के वो इतनी बड़ी पोस्ट पे आते हैं। अगर वो चीफ जस्टिस साहब भी आके साकिब निसार साहब आपके साथ बदतमीजी करें, वो एक हॉस्पिटल में चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं है, वहाँ पे हेल्थ वालों का रोल है। हेल्थ वाले आए, अगर मैं गलत काम हॉस्पिटल हम गलत काम कर रहे हैं तो उसको सील करें, हम वकील लेके जज साहब के पास जाएंगे, जज वहाँ पे सुनेगा। अगर वो चीफ जस्टिस साहब खुद आके मुझे डाकू डिज़ाइनर कपड़े पहन के आना, मतलब उनको समझाया जाए यार मुझे 10 साल इम्तिहान मिल चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने मुझे बताना मैंने कपड़े कैसे पहने और मुझे डाकू कहना, मैंने कौन सा डाका मारा था। हाँ अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे ना उनके पास बड़ा पैसा है और बस पैसा वो बना रहे हैं, और तो उस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान के रिश्ते के हवाले से आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मैं अपने लोगों को यही, ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तान में मैं यही इनको लोगों को कहूँगा, हम ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत मेहनतें करते हैं, हमें अब बाहर रह के ना अपने मुल्क से बहुत प्यार होता है। हम प्रदेश में रहते हैं, प्रदेश में आदमी ना इधर का होता है ना इधर का होता है। हाँ। इधर प्रदेश में रहते हैं, पीछे फैमिलियाँ टूट जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, और वहाँ पे हम 24 आवर मेहनत करके अपने मुल्क में पैसे भेजते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं यहाँ पे। तो बस इनको चाहिए, हम लोग जो प्रदेश में रहते हैं हमारी थोड़ी सी इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की कि वाकई वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका रिश्ता पाकिस्तान के साथ बड़ा मजबूत है, लेकिन ये ना समझे कि बस उनके पास बहुत सारा पैसा ऐसे ही आ जाता है ऊपर से। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। महमूद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और अपने जर्नी और अपने सोशल वर्क के हवाले से भी बात कर रहे थे, और बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। कराची से खबर यह है कि कराची में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक हो गई है। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, बताइएगा कि ये जो केस है ये किस शख्स में दरियाफ्त हुआ है और अब सिंध हुकूमत क्या कर रही है? जी वालेकुम सलाम। जैसे कि एक सिंध में पहला केस ये रिपोर्ट हुआ है, 30 साल ये शख्स है जो कि जिद्दा से कराची पहुंचा था तकरीबन 3 से 4 रोज़ कबल, जिसका गुज़श्ता रोज़ डाउ यूनिवर्सिटी की वायरोलॉजी लैब में टेस्ट किया गया था और उसमें कंफर्म हुआ था, जिसके बाद जो है कराची में पहला केस रिपोर्ट हुआ जो कि सिंध का पहला केस भी है, जिसको जिना अस्पताल कराची में आइसोलेट कर दिया गया और वहाँ पर तिब्बी अमले को भी तैनात करके उसको तमाम जो इब्तदाई फैसिलिटीज़ हैं वो मंकी पॉक्स के हवाले से गाइडलाइन के मुताबिक फराहम की जा रही है।
उसके साथ साथ जो है सिविल अस्पताल में भी 7 बिस्तरों पर मुश्तमिल मंकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड कायम है। इसके साथ बच्चों, अगर कोई बच्चा इसमें मंकी पॉक्स वायरस का शिकार होता है तो इस हवाले से भी NICH अस्पताल, जो कि सूबे का बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे भी 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड है। तो कराची में 3 अस्पतालों में मंकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड कायम है, जबकि इसके अलावा महकमा सेहत सिंध ने सूबे भर के तमाम बड़े अस्पतालों में भी 5 से 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत की है और वहाँ पर कायम कर दी भी गए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन 5 मुश्तबा केसेस मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हुए थे, जिनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो सिर्फ अभी जो तस्दीक शुदा केस है वो एक ही है, जो कि अभी मरीज ज़ेर इलाज है। जबकि इसके अलावा सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम एयरपोर्ट्स पर भी स्क्रीनिंग का अमल जारी है कि कोई भी इस तरह के मुश्तबा केसेस आते हैं जिनको ये इब्तदाई अलामात होती हैं, जैसे कि मंकी पॉक्स की होती है, तो उनको फौरी तौर पर आइसोलेट करके उनके इब्तदाई टेस्ट कराए जाएं, ताकि ये ज़्यादा फैले भी ना और लोगों को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महकमा सेहत ने यह भी हिदायत की कि ये कोरोना वायरस जैसा नहीं है कि लोग इतना खौफजदा हो जाएं, लेकिन एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत लाजमी है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे और कराची में जो मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हुआ है, जिसकी तस्दीक कर दी है महकमा सेहत सिंध ने, उस हवाले से बात कर रहे थे। अब ज़रा सानिया निश्तर साहिबा की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि मामला जो है वो है उनका पनाहगाहों का और इस तरह के जो मामलात हैं। क्योंकि हुआ ये है कि PTI का जो दौर था उसकी हुकूमत में अवामी फलाह के कई अहम प्रोग्राम शुरू किए गए थे, जिनकी आलमी सतह पर तारीफ भी हुई थी। इनमें सेहत कार्ड था, एहसास कफालत प्रोग्राम था, पनागाहें और एहसास रेड़ीबान समेत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। अच्छा, वो कोई भूखा ना सोए वाला भी एक प्रोग्राम था, जो प्रोग्राम ये भी किया था, कोई भूखा ना सोए। अच्छा, इन तमाम स्कीम्स की निगरानी सेनेटर सानिया निश्तर साहिबा किया करती थी और अब इतलात ये आ रही हैं कि सेहत कार्ड स्कीम को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में एहसास रेड़ीबान प्रोग्राम खत्म कर दिया गया है और रेड़ीबानों को उनकी जो रोजगार है उससे महरूम कर दिया गया। उनकी रेड़ियां तोड़ने की तस्वीरें भी आई थी, ये नहीं पता कि कितना उसमें हकायक थे, लेकिन लोगों ने देखी अलबत्ता जरूर थी वो सोशल मीडिया पर। अब हुकूमत ने पेशावर में कायम 8 पनागाहें जो हैं वो बंद करने का हुक्म दिया है और इस पर सानिया निश्तर साहिबा ने वीडियो पैगाम जारी किया था, उसके थ्रू लोगों की तवज्जो इसकी तरफ मरकूज कराई थी। जबकि मुल्क में जो दीगर हिस्से हैं उसमें मौजूद पनागाहें हुकूमती अदम तवज्जोही का भी शिकार है। अब तो हमारे साथ इस वक्त सेनेटर सानिया निश्तर साहिबा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, पनागाहें जो थीं वो पूरे मुल्क में बनाई गई थीं और ये वफाकी हुकूमत ने भी बनाई थीं बैतुल माल के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन का एक झैली इदारा था। फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने भी बनाई थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी बनाई थी। तो मजमूई तौर पर कोई 125 पनागाहें पूरे मुल्क में बनाई गई थी। इसमें 33 पनागाहें जो थीं वो जो मिनिस्ट्री जिसको मैं देखती थी, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, उसके झैली इदारे बैतुल माल ने बनाई थी। तो वो जो पनागाहें थी उसका एग्जैक्ट डेटा मेरे पास है। 8 पनागाहें जो थीं वो KP में थीं, 7 सिंध में थीं, 7 बलोचिस्तान में थीं, 5 जो हैं वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में थी, 3 पंजाब में थी, क्योंकि पंजाब की सूबाई हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने ज़्यादा बनाई थी, इसलिए हमने वफाक के लेवल पर कम बनाई थी। 2 गिलगित बल्तिस्तान में थी और 1 AJK में पनागाह थी। जो ये 33 पनागाहें थीं, इसके लिए जो हमने बजट रखा था वो 225 मिलियन का बजट एनुअली था। एक पनागाह का बजट 40 मिलियन होता था, जिसमें कि 10 मिलियन उनकी इनिशियल सेटअप की कॉस्ट थी। 40 मिलियन में से जो 27 मिलियन हैं वो खाने पे खर्च होते थे पूरे साल के, और जब हम NGOs के साथ एग्रीमेंट्स करते थे तो ये 27 मिलियन में से हमें बचत हो जाती थी। बिल्कुल ठीक। ये 33 जो पनागाहों की, जो क्योंकि आपने ये भी पूछा कि इससे कितने लोग इस्तेफादा करते थे, तो वो हमने हिसाब ये लगाया हुआ था कि हर पनागाह में रफली 100 लोगों के सोने का बंदोबस्त होगा। सुबह 100 लोग ही काम पे जाने से पहले नाश्ता करेंगे और रात को खाने पे तकरीबन शिफ्टों पे
400 लोग खाना खाया करेंगे। मगर कुछ पनाह गाँव में हमारा जो ये एस्टिमेट था वो बहुत नाकाफ़ी रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मंडी मोड़ इस्लामाबाद की पनाह गाह थी, उसमें हमें रात को 1000 लोगों को खाना मल्टीपल शिफ्ट्स में खिलाना पड़ता था। अच्छा। वहाँ हमने अल्टीमेटली 400 बेड्स सोने की फैसिलिटी बना दी थी। 400 लोगों का सुबह नाश्ता होता था और वहाँ पे हमने दोपहर का खाना भी हमने शुरू कर दिया था। तो रफली कोई 15,000 लोग जो थे रोज़ाना पनाह गाँव से खाना खाते थे और ये बड़ी तादाद में लोग इससे मुस्तफ़ीद होते थे। ठीक है, तो अब हुकूमत ने जो है वो कौन से शहरों में बंद की हैं पनाहगाहें और क्या तमाम पनाहगाहें बंद हो गई हैं सारे पूरे मुल्क की? देखिए जी, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ की 33 में जो 21 पनाहगाहें हैं वो कंप्लीटली बंद हो गई हैं। अच्छा। इसमें केपी की सारी 8 पनाहगाहें बंद हुई हैं। बलूचिस्तान की जो है वो भी सारी बंद हुई हैं। पंजाब में 3 थी, उसमें से 2 बंद हो गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 2 थी, वो उसमें से 1 बंद हुई है। AJK में 1 ही थी, वो 1 बंद हुई है। तो जवाज़ तो मुझे आई एम नॉट प्रिवी टू देयर इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्कशंस एंड डिसीजंस, मगर जो मैंने सुना है और जो पब्लिक डोमेन में जो ख़तो किताबत है उससे वो यही कह रहे हैं कि जी हमारे पास फंड्स नहीं हैं। ठीक है। ये जो 33 पनाहगाहें थीं, ये क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन के अंडर जो बैतुल माल इदारा है वो चलाते थे, तो बजट इनका बैतुल माल से आता था। सही है। और बैतुल माल का अब भी वही बजट है जो पहले बजट उनको मिलता था। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह डिसीजन किया था कि वो अपना बजट भी बैतुल माल को दे देंगे ताकि एहसास प्रोग्राम के अम्ब्रेला के नीचे एहसास की गवर्नेंस की से फ़ायदा उठाते हुए उनकी पनाहगाहों की जो ऑपरेशनलाइजेशन है, जो एग्जीक्यूशन है, वो भी बैतुल माल करे। तो एक तरफ बैतुल माल ने अपना बजट हाथ खींच लिया है, दूसरी तरफ से केपी हुकूमत ने भी कहा है कि हम अपना शेयर नहीं डालेंगे। अच्छा। तो इस वजह से ये बिल्कुल बंद हो गई हैं। बिल्कुल ठीक। अब मैं यहाँ पर इस बात पर जोर देना चाहती हूँ जी कि बजट बैतुल माल का वही है जो पहले था। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि बैतुल माल की एक 3 अरब रुपए की उन्होंने उनके पास सेविंग है जो उन्होंने कहीं रखी हुई है। तो बैतुल माल के बोर्ड ने ये भी डिसीजन किया था कि पनाह गाँव के लिए अगर कभी ज़रूरत पड़े और कभी फाइनेंशियल शॉर्टफॉल हो तो हम उस रिजर्व फंड को भी टैप कर सकते हैं। ओके। तो इनके पास बोर्ड डिसीजन जो मौजूद है, इनके पास फंड्स भी मौजूद हैं, सिर्फ इनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं और प्रायोरिटीज़ जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस लोगों को देना है, बिल्कुल अपने डिस्क्रिशनरी जो पावर्स हैं वो इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, जिसको मर्जी देते हैं। तो ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं और पनाहगाहें बंद करते जा रहे हैं। अच्छा सानिया साहबा, मुझे ये बताइए कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी गर्दिश कर रही है जिसमें सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के जो 3 फलाही प्रोग्राम है, यानी कि वो कोई भूखा ना सोए, पनाहगाहें, लंगर खाने, वो उनका ट्रस्ट चला रहा था, हुकूमत का इसमें कोई एक पैसा भी नहीं लगा था। तो इस बारे में क्या कहेंगी आप? ठीक है, सबसे पहले तो जिस वीडियो की गालिबन आप निशानदेही कर रहे हैं वो जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो हेड हैं उन्होंने उसकी तरदीद भी की है और उसकी क्लैरिफिकेशन भी इशू की है। तो जहां आप पहली वीडियो का जिक्र करें वहां जो क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो है वो काइंडली ज़रूर देख लीजिए। सही है। देखिए, कोई भूखा ना सोए के ट्रक, लंगर खाने और पनाहगाहें जो थी उनके डिफरेंट मॉडल्स थे। उसमें सैलानी ट्रस्ट और दीगर ट्रस्ट्स का क्या रोल था वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पनाहगाहों में हमारा जो बिजनेस मॉडल था वो ये था कि हम इनकी कोर ऑपरेशंस
गवर्नमेंट फंडिंग से चलाएंगे। ठीक। जिसका मतलब ये है कि जो बिल्डिंग थी उसकी रिफर्बिशमेंट, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टाफ की तनख्वाहें, जो भी ओवरहेड कॉस्ट्स होती हैं, बिजली वगैरह, फर्निशिंग्स, फिक्सचर्स एंड फर्नीचर, सारे हुकूमत उससे वो करती थी। सही है। और हुकूमत, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, 40 मिलियन रिकरेंट कॉस्ट फी पनागाह में से 27 मिलियन जो होते थे सालाना, वो खाने के लिए होते थे। अब जहां हमारा किसी एनजीओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, क्योंकि पहले जब पनागाहें चलती थी तो ये होता था कि कभी किसी ने देग ला के दे दी, किसी के घर बच्चे का हकीका हुआ तो उन्होंने देग ला के दे दी। फिर बाद में हमने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। सही है। इसको एक पूरे बिजनेस मॉडल में लेके आए थे। तो हमने कहा कि ये जो एडहॉक सपोर्ट हो रही है, कोई गोश्त दे रहा है, कोई देग दे रहा है, कोई मुर्गी दे रहा है, हम इसको एक अग्रीमेंट के तहत करेंगे। जो एनजीओ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक प्रिडिक्टेबल तरीके से हमारे मेन्यू में कंट्रीब्यूट करना चाहती है, क्योंकि हमारे मेन्यूज प्रिस्क्राइब्ड थे, वो वहां पर लगे होते थे, तो उनसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अग्रीमेंट कर देंगे। किसी एनजीओ के साथ साल का था, किसी का 6 महीने का था। और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाज नॉट द ओनली एनजीओ। हमारी बहुत सी एनजीओज हमें बहुत से पनागाहों में हेल्प करती थी और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट उनमें सबसे बड़ी थी। तो कुछ पनागाहों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एग्रीमेंट्स थे, मगर जब वो एग्रीमेंट्स खत्म हो जाते थे तो हम अपना बजट, क्योंकि हमारे पास होता था, वो हम यूज करते थे। तो इस तरह हमें कॉस्ट सेविंग होती थी। ये तो पनागाहों की मॉडल था। जो कोई भूखा ना सोए का ट्रकों का मॉडल था, वो ये था कि ट्रक्स हमारे होते थे, उसकी मैनेजमेंट हमारी होती थी, उसका स्टाफ हमारा होता था, उसकी तनख्वाहें हम देते थे, और एनजीओज की लाइनें लगी होती थी कि जी हमें इसमें खाना देने दें। तो वो भी हम अग्रीमेंट्स करते थे। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि इनके बजट्स नहीं थे। हाँ, एनजीओज कंट्रीब्यूट करती थी, हम उनको इनकरेज करते थे ताकि हमारी कॉस्ट सेविंग हो। और जो बजटरी इंफॉर्मेशन है वो तमाम बोर्ड डिसीजंस हैं, मिनट्स हैं, आप बैलेंस शीट्स देख सकते हैं, आप ऑडिटेड स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें एक वाइड व्यू मिल गया कि ये किस तरह से चल रहे थे प्रोग्राम्स और कौन कौन कंट्रीब्यूटर था। बैतुल माल के एमडी आए थे हमारे प्रोग्राम में कुछ अर्सा पहले। उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने बाय द वे बात करते हुए बोला कि पनागाहों का जो मंसूबा है वो पीटीआई की हुकूमत दे तो गई, लेकिन मंसूबे के लिए कोई रकम की एलोकेशन नहीं करके गई थी। देखिए, मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी तो मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहती, मगर फैक्ट ये है, और ये फैक्ट इज वेरीफाइबल फ्रॉम द बैतुल माल बोर्ड मिनट्स, कि बैतुल माल को एक ब्लॉक एलोकेशन होती है, और ये एमडी साहब को भी मालूम होगा। उनको एक ब्लॉक एलोकेशन होती है बजट में, और फिर उनका बोर्ड डिसाइड करता है कि ये बजट किस तरह से एलोकेट करना है। और उनके बोर्ड ने डिसीजन किया था कि ये पनागाह का एक नया इंटरवेंशन है, एक नया प्रोग्राम है, और उसके लिए ये 225 मिलियन का बजट मुख्तस किया जा रहा है। अच्छा। और जैसे कि मैंने पहले फरमाया, उसी बोर्ड ने ये डिसीजन किया था कि बैतुल माल के जो 3 बिलियन के रिजर्व फंड्स जो आज तक पड़े हुए हैं, उनको भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और गालिबन आपको मालूम होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ख़ास हिदायत पर 3 नई मॉडल पनागाहें जो इस्लामाबाद में उनकी अप्रूवल दी थी, और उसका भी बजट इसी तहत उसकी एलोकेशन हुई थी। तो ये कहना माजरत के साथ कहना चाहती हूँ, गलत है और नामुनासिब है कि इनकी भी कोई बजट तो पनागाहों के अलावा और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस हुकूमत ने बंद कर दिए? जी हाँ, सबसे पहले तो उन्होंने एहसास राशन रियायत को बंद किया। ये मुस्तहिक लोगों को सब्सिडाइज राशन देने का प्रोग्राम था। हमने ये जनवरी 2022 में इसको लॉन्च किया था, ये जून तक चला, और उसके बाद इसको हुकूमत ने बंद कर दिया। फिर हमने इसको पंजाब में लॉन्च किया। अच्छा।
और ये सक्सेसफुली 3 महीने चला, इसकी बड़ी अच्छी अपटेक थी। और आप जाके ऑन ग्राउंड लोगों से पूछ सकते हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होते थे। आप जाके किरियाना मालिकान से पूछ सकते हैं, आप यूटिलिटी स्टोर के स्टाफ से पूछ सकते हैं, आप CST के स्टाफ से पूछ सकते हैं। डिजिटाइड सिस्टम था, एंड टू एंड यूटिलिटी स्टोर्स में, CSDs में लोगों को रियायत देने का एक प्रिडिक्टेबल, रूल बेस्ड, ट्रांसपेरेंट तरीके से। फिर इसको वफाकी लेवल पे बंद किया गया, इसको पंजाब लेवल पे बंद किया गया। इसके अलावा जो एहसास रेडीबान का प्रोजेक्ट है वो जैसे कि इस्लामाबाद में एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, हमने और उसका पस मंज़र ये है कि जो रेडीबान जो हैं, जो स्ट्रीट इकोनॉमी है, वो दहाइयों से अनरेगुलेटेड है। ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो सड़कों पर छोटे छोटे स्टॉल्स पे अपनी चीज़ें बेचते हैं, ये बड़े बेचारे मजबूर लोग होते हैं। कभी इनको पुलिस इनसे भत्ते लेती है, ज़िले इंतज़ामिया भत्ते लेती है, दुकानदार जिनके सामने ये बैठते हैं वो इनसे भत्ते लेते हैं। तो हमने कहा था कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे एक ऐसे तरीके से जो एम्पावरिंग हो इनके लिए, ना कि ये कि माफिया के लिए, ठेकेदारों के लिए। उसमें हमने मिडिल मैन, ठेकेदार का कोई रोल नहीं रखा था। जो लोग जहाँ बैठे थे उनको वही लाइसेंसेस दिए, सोलर कार्ड्स दिए, कर्जे का बंदोबस्त किया, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ खोली, उनको वही तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त फराहम की। मगर आपने देखा कि फरवरी के महीने में बिल्कुल ही एक अनप्रोवोक्ड तरीके से जब उनका 1 साल का लाइसेंस की मियाद ख़त्म हुई तो CDA ने कॉपरेशन किया, I-10 में तमाम रेडियां तोड़ दी। एक रेडीबान भाई जो हैं वो सदमे से, उनके वो यंग आदमी था, वो जान से भी हाथ धो बैठे। तो उसको ख़त्म किया। जैसे कि मैंने कहा, एहसास राशन रियायत को ख़त्म किया। जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है उसको ऑन फाइल वो लिख के भेज रहे हैं कि जी इस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहिए। जो एहसास आमदन है और एहसास इंटरेस्ट फ्री लोन है, उस पर गो स्लो की पॉलिसी है। और जो एहसास के प्रोग्राम्स हमने BISP के बैनर से की इदारे से लॉन्च किए थे, उनको सब उन्होंने रीब्रांड करके उनका नाम बेनज़ीर रख दिया है। यानी कि एहसास नशोनुमा जो हमारी हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था, उसका नाम बेनज़ीर नशोनुमा रख दिया है। एहसास किफ़ालत का जो नया प्रोग्राम था, जो पुराने कैश ट्रांसफ़र से बिल्कुल मुख्तलिफ था, उसका नाम बेनज़ीर नशोनुमा रख दिया है। तो कहने का ये मतलब है कि गरीब आदमी की जो फ़ायदे की चीज़ें हैं उन पे सियासत करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और फिर इतनी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, इतनी गलत बयानी की जाती है कि मुझे तो हैरत से मैं शॉकी हो जाती हूँ कि ये बात क्या हो रही है। तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हुकूमत ने बंद कर दिए हैं और ज़ाहिर है आप लोग जब तक हुकूमत में नहीं आएंगे उस वक्त तक अब ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत जो अब की है वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को चलाएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, सानिया निश्चित साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हुकूमत ने जो प्रोग्राम्स बंद किए हैं PTI दौर के, उनके हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। 2023 पाकिस्तान में वैसे तो इलेक्शंस का साल है और इस इलेक्शंस के साल के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयां तो हो रही हैं। झगड़ों का साल भी है, शदीद झगड़े और इदारों के दरमियान झगड़ों का साल के तौर पर याद रखा जाएगा। 2023 जो है वो तो इस वक्त इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। PTI कहती है कि इंतखाबात करवाओ। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी फिर सब डट के खड़े हो गए हैं इस वक्त। और इस वक्त आज फैसला भी आना है। आज सुप्रीम कोर्ट में उस अहम केस की समाअत होनी है जिसके हवाले से PTI और PDM दोनों जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात पर बैठी थी। और पिछली समाअत में तहरीरी फैसले में वाज़े तौर पर अदालत ने कह दिया था कि हमारा जो 14 मई को
इलेक्शन करवाने का जो हुक्म है वो अभी तक बरकरार है, और हमने जो है वो मुज़ाकरात करने का नहीं कहा, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब जो मुज़ाकरात का रिजल्ट है उसके हवाले से फिर देखा जाएगा कि मामला क्या होता है। अब क्या मुज़ाकरात का एक और दौर भी मुमकिन है, क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त जो है वो यूँ कह लीजिए कि एक तरह से रुके हुए हैं, क्योंकि पीटीआई ने तो अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है सुप्रीम कोर्ट में। पीटीआई कहती है कि जी हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं और एक साथ इलेक्शंस करवाने पर राजी हैं जी। और अब जो हुकूमत है, हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किसी तरीके की नहीं जमा करवाई है। अब हुकूमत क्या रिपोर्ट जमा करवाएगी और इन मुज़ाकरात का आगे का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि जब तक ये मामला सेटल नहीं होगा उस वक्त तक हम एक तरीके से शशोपंज में ही मुब्तला रहेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त अली गौहर बलोच साहब, जो कि पाकिस्तान लीग नून के सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो आज का क्योंकि दिन है, आज सुप्रीम कोर्ट में उस केस की अहम समाअत होनी है। सवाल हमारा यहाँ से शुरू होगा कि आप लोगों की जानिब से पीडीएम की तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई सुप्रीम कोर्ट में, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जाहिर है कि पीडीएम की पार्टीज़ हैं, मुज़ाकरात हुए, जाहिर है मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात डिस्कस हुई, और हमने कभी ये नहीं कहा कि आपस में बातचीत के दरवाजे जो हैं वो बंद होने चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अगर अपोजिशन जो है वो भी मतलब है कि इस बात में कुछ संजीदगी का मुजाहरा करे धौंस की बजाय। तो जाहिर है कि मतलब है कि जो भी उधर गुफ्तो शनीद हुई है उसकी रिपोर्ट जो है वो जल्द अदालत में सबमिट कर दी जाएगी और उसको कंक्लूड किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी जो है वो अदालत में पेश कर दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि उसमें हमारा भी बिल्कुल बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन पर हों, और जाहिर है कि पार्लिमान जो है वो उसकी मुद्दत अगस्त में पूरी हो रही है। और मेरा ख्याल है कि जिस बात को एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, वो मेरा ख्याल है कि अब तो अगस्त में तो वैसे भी पार्लिमान का जो मुद्दत है वो ख़त्म हो रही है, तो इस इशू को इमिकेबली, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त भी आपको पता है कि एक इलेक्शन कैंपेन के मोड में चल रही हैं, तो इस बात को ज़्यादा इशू बनाना मुनासिब नहीं है। और इंशाअल्लाह अक्टूबर में वक्त पर ही इलेक्शन होंगे और पूरे मुल्क में तमाम मुज़ाकरात किस चीज़ पर हो रहे हैं? अगर इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं और सब सूबों के साथ ही हो रहे हैं, अगर तमाम सूबों के इलेक्शन अक्टूबर में ही होने हैं और सब सूबों के साथ में ही होने हैं, तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ पर हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जाहिर है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो एक नोटिस लिया गया, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ख्वाहिश का यही इजहार किया कि भाई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ कर जो है वो इमिकेबली इन मामलात को हल करें। तो जाहिर है कि हमने भी जो है अपोजिशन को यही समझाया है कि आप जो अलग इलेक्शन चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि सूबों में भी हो जाएंगे, तो एक तो हमें इसमें आइन में दुश्वारी है, दूसरी बात यह है कि इसमें वसाइल भी पाकिस्तान के ज़्यादा खर्च होंगे, तीसरी बात यह है कि आइन हमें यह भी कहता है कि निगरान हुकूमतें हों और उनके ज़ेरे निगरानी इलेक्शंस हों। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जिस पर उनको कन्विंस करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि अदलिया भी जो है वो इन तमाम चीज़ों को तस्लीम करते हुए यही हम तवक्को करते हैं कि डायरेक्शन देगी कि मुल्क में इकट्ठे ही इलेक्शन होने। इस पर फिर पीटीआई को कन्विंस करने की क्या ज़रूरत है? इस पर तो अदालत को कन्विंस करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अदालत कह रही है कि 14 मई को इलेक्शन करवाओ। देखें, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ बग़ैर मुज़ाकरात के अपना मौक़िफ़ दे रही थी, तो जाहिर है कि ये एक अच्छी बात है कि अगर वो एक टेबल पे बैठ के डिस्कस किया है। तो आपने देखा कि अभी तो फिर पीटीआई भी इस मौक़िफ़ पे आ गई ना कि जो ये कहते थे कि सूबों के इलेक्शन पहले करवा दिए जाएं, अब तो उन्होंने आप खुद बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में ये लिख कर दिया कि इकट्ठे हो जाएं। इसका मतलब यही है कि हमारे मौक़िफ़ की उन्होंने तायद की है, लेकिन अब थोड़ी सी उनकी ईगो रहती है जिसके वो चाहते हैं कि पहले इलेक्शन हो जाएं, हालांकि उस चीज़ में कोई इतना मज़ायका नहीं, कोई 2 महीनों से मेरा नहीं ख्याल। नहीं, देखें, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का सो आप मोटो लोग भी था। अपने मौक़िफ़ से हट गए हैं। पीटीआई तो हटी, वो तो कहती थी हम बैठेंगे ही नहीं ना, तो वो तो बिल्कुल ही मौक़िफ़ से हट, वो ये बड़ा उनका सबसे यू टर्न था कि वो बैठे।
लेकिन आप लोग जो अपने मौक़िफ़ से हटे हैं वो मौक़िफ़ ये है कि अब आप लोग भी मान गए हैं कि हमें बस बजट देने दें, बजट के बाद हम असेंबलियां तहलील करा देंगे और इंतखाबात कॉल कर देंगे। अब बजट होता है जून में और मेरा ख्याल है अगर हुकूमत कह रही है हम बजट के बाद करेंगे तो यानी कि जुलाई का महीना रहता है, तो क्या ये तो अगस्त से पहले हो गई बात, फिर ये तो अक्टूबर और अगस्त दोनों से पहले आ गई बात। बात ये है कि अगर मतलब है कि जो इस थोड़े मुद्दत के लिए एक इशू बनाया जा रहा है, तो जाहिर है कि अगर हुकूमत ने एक मौक़िफ़ दिया है तो हो सकता है कि हुकूमत भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएगी। अब पीटीआई को भी चाहिए कि इस रट को छोड़ दे, तो जाहिर है बजट तो पेश हो गई और जो हमारा टाइम है वो तो अक्टूबर तक का ही है, तो जाहिर है कि उसमें हो सकता है कि हुकूमत इस पर गौर करके बजट के बाद कुछ थोड़ा बहुत जो है मतलब है कि उसमें कोई टाइम फ्रेम में कोई तब्दीली कर दे। लेकिन इसका फैसला अकेला नून लीग ने तो नहीं करना ना, पीडीएम में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो शामिल हैं उनकी लीडरशिप के साथ बातचीत करके करना है कि मतलब है कि एक पार्टी ने फैसला करना हो तो और बात होती है, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर चलना है, इसमें चारों सूबों की पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, तो ये फिर मुशावरत के साथ ही मामलात चलते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त इशू ये नहीं है, इशू ये है कि मुल्क में जो डिसॉल्व की थी, इमरान यानी साहब ने तो खुद कहा कि मेरे कहने के ऊपर तोड़ी गई। आइन तो इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर कोई सियासी चाल चलने के लिए इदारे तोड़ दें, वो भी मतलब है कि आइन उसकी इजाजत नहीं देता। हमें आइन नहीं देता, हमें आइन में एक मुद्दत तो नज़र आती है, लेकिन जो चीज़ें बाकी आइन में शामिल हैं वो उनको नज़र नहीं आती। असल इशू ये है कि जिसमें निगरान हुकूमतें हों, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जिसमें के मतलब है कि, और दूसरी बात यह है कि जो ये सुओ मोटो था उसमें भी आपको पता है कि उसमें भी हमारे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो 4 जजेज़ ने अपनी मतलब फैसले में लिखा वो भी पूरे पाकिस्तान के सामने है कि उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा कि की एप्लीकेशन तो एंटरटेन भी नहीं हो सकती कानूनी लिहाज के साथ। तो इसमें कई एक बातें हैं, ये आईनी जजेस में इख्तिलाफ था, आपकी पार्टी में भी इख्तिलाफ है कोई सवाल हमारा मैं नहीं हमारी पार्टी में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि जो मतलब है कि 4 जजेस ने जो फैसला दिया था और जो पीडीएम का मौक़िफ़ था कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाता बेंच, तो मेरा ख्याल है कि आज ये आईनी बहरान पैदा नहीं होता। तो इसमें अदलिया के ऊपर भी तो इन कौमी मामलात में जिम्मेदारी आयद होती है। आज अगर फुल कोर्ट बना दिया जाता, लगे आप क्या नहीं ये भी बात सामने आ रही है कि अगर एग्जीक्यूटिव डिसीजन से एक जज मुकर्रर हो सकता है तो वो उसकी तकर्री खत्म भी हो सकती है। तो क्या इस तरफ जा रहे हैं आप लोग, मतलब जाएंगे शहबाज शरीफ साहब अपने ऊपर ये तारीख लिखवाएंगे? देखिए मामलात पाकिस्तान को हटा दिया, एग्जीक्यूटिव साइन, बड़ा बोल्ड मूव होगा। देखें बात यह है कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। मैं इसमें ये गुजारिश करूँगा कि जो सो मोटो में बेंच बनाए गए उसमें पहले 9 थे, फिर 7 हुए, फिर उसमें से 4 जजेस ने फैसला इख्तलाफी दिया, फिर उसको तस्लीम ना किया गया, ये श्रिंक होता होता रिड्यूस होता होता ये बेंच बहुत छोटा हो गया। और दूसरी बात ये है कि जब कौमी मामलात होते हैं तो फिर हमारी अदलिया पर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो भी इस मामले में तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के फ़ैसले दें ताकि मुल्क में कोई आइनी बहरान पैदा ना हो। पार्लिमान की डोमेन में एक कानून साजी, पार्लिमान का काम कानून साजी करना है। नहीं वो ठीक है, आप उनको हटाने का सोच रहे हैं या नहीं? बनाने उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर दे दिया गया। जी क्या फरमाया आपने? आप चीफ जस्टिस को हटाने का सोच रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से? आपकी पार्टी में इस तरह की आवाजें हैं या नहीं? देखें बात यह है कि जो कुछ भी होगा हम आइन और कानून के ऊपर ही बिलीव करते हैं, और मैं नहीं समझता कि हम तो अदलिया की बालादस्ती भी चाहते हैं, पार्लिमान की बालादस्ती भी चाहते हैं। ठीक है। और पार्लिमान की और अगर अदलिया अपनी बालादस्ती में यह फैसला करती है कि जनाब वजीर आजम साहब को नाअहल कर दे, अगर अदलिया अपनी बालादस्ती में यह फैसला करती है कि वजीर आजम साहब को नाअहल कर दिया जाए, तो वो भी आप लोग नहीं मानेंगे?
तो पार्लिमान और कानून और आइन जिस चीज़ की हमें इजाज़त देगा हम वो हर फैसला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी फैसला कानून और आइन से बालातर नहीं होगा। उस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा अगर कानून इजाज़त देता है। जिस तरह से कि पार्लिमान के देखें, कोई बात हमारी PMLN की या किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बात है पार्लिमान की बालादस्ती की, और वो भी कानून और आइन के मुताबिक। जिस तरह से कि कानून साजी करना पार्लिमान का काम है, जो भी वो मानेंगे या नहीं मानेंगे ये बताएं ना, बालादस्ती तो होनी चाहिए ना। नहीं, ये बात नहीं है, हमें होनी चाहिए आइन की, कानून की, लेकिन मानना है या नहीं मानना है ताकि दो टोक बात हो ना। फैसला आने पे मुनसर करता है और उसके बाद हमें कानून और आइन जिस चीज की इजाजत देता है उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है। अगर हमें कानून और आइन इजाजत देगा तो हम डेफिनेटली हर वो फैसला करेंगे जो पार्लियामान की बालादस्ती के लिए और पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के लिए सपोर्टिव होगा, तो हम वही डिसीजन लेंगे। हम कानून और आइन से बाहर जाकर कोई फैसला नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर लेकिन मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, जो इस वक्त मुल्क में आइनी बहरान पैदा हुआ है, उसके जिम्मेदारान वो हमारे मुहतरम जजेस भी हैं जो इस वक्त बेंच में बैठे हुए हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी भी है जो सियासी फैलाना चाहती है। सर, इलेक्शन कमीशन अगर इनकार ना करता और इलेक्शन करा देता तो फिर ये चीफ जस्टिस को कोई जरूरत नहीं थी कि वो दरमियान में आते सियासतदानों के झगड़े के। इलेक्शन क्यों का इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है। इलेक्शन करवाना इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की डेट देना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। यही तो मैं कहता हूं, अगर ये सारे काम सुप्रीम कोर्ट नहीं करने हैं कि इलेक्शन की डेट भी उन्होंने देनी है, पार्लिमान की कानून साजी भी उन्होंने रोकनी है, तो फिर बाकी तमाम इदारे बंद कर देते हैं। फिर हमें चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब को प्राइम मिनिस्टर के भी इख्तियारात दे दिए जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी दे दिए जाएं, फिर बाकी तमाम चीज़ों के अखराजात भी बच जाएंगे, और आइन में तरमीम कर दी जाए कि जो चीफ जस्टिस होगा वही एग्जेक्टिव चीफ भी होगा, वही प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, वो तमाम वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे। तो यहाँ पर अफराद की इदारों की बका का मसला है, लिहाजा यहाँ पर हमें आइन और कानून के मुताबिक स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, और हम ले रहे हैं और ले चुके हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, PMLN के रहनुमा, और बड़ी अहम बात उन्होंने, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। अब जरा बात करते हैं एक और अहम मसला, सबको अपना अपना काम तो करना चाहिए, पेरेंट्स को भी अपना काम सही तरीके से करना चाहिए, और पेरेंट्स का सबसे अहम काम होता है पेरेंटिंग, औलाद को पालना। औलाद को पालने का जो मामला है वो एक मुश्किल मामला है, और उस मुश्किल को मज़ीद मुश्किल बना दिया है आजकल के ज़माने ने, क्योंकि आजकल जो इमोशनल चैलेंजेस आ चुके हैं वो पहले कभी भी नहीं थे। और अब हमारे साथ मौजूद हैं जी बड़ी अहम मेहमान हमारी, इरम बिनत सफ़िया। ताल्लुक़ इनका अमेरिका से है, अमेरिका से यहाँ आई हुई है, किताब इन्होंने लिखी है पेरेंटिंग के हवाले से, और बात हमने करनी है इमोशनल रेजिलियंस पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इरम आप? ये किताब आप लेकर आई हुई हैं, आपने इसके अंदर कुछ वो कलम भी लगाया हुआ है। जी जी, किताब दिखाएं। और ये आपके लिए ओए सॉरी आपके लिए शिफा। नो वन टॉट मी दिस। अच्छा भाई, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था। ये तो पता ही नहीं था। ये तो सबसे आसान मतलब आप कहे भाई बहानों का सरदार है ये, मुझे क्या पता था, मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं। हमारी टीम में भी होता है, बट दिस इज नॉट फ्रॉम दैट एंगल, बट दैट इज वेरी नाइस। ये क्या है बताएं, इस किताब में क्या है? इस किताब में बेसिकली कुरान सुन्ना एंड रिसर्च साइंसेस से का एक accumulation है, where a parent can actually get some source of relief के you know what, मेरी डेजिग्नेशन एज अ पेरेंट हर वक्त सारी ज़िंदगी नहीं है, मैं पहले एक इंसान हूँ, और एक बेहतरीन इखलाक का इंसान बनना एज अ पेरेंट मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ और मेरी लीडरशिप जॉब में फ़र्स्ट है, ठीक है। एंड देन आई टेक देम थ्रू different stages, or especially emotional resilience, because agar I'm a life coach, I'm a certified life coach, and I talk with men, women, children, couples, all of them, right? I have my coaching sessions with them, और जब मैं उनसे बात करती हूँ तो the one pattern that I've seen all over is people do not understand how emotional resilience works. अब ये जरा आसान अल्फाज में बताएं। हाँ, ये है क्या रेजिलियंस को उर्दू में अगर मैं आपके लिए तर्जुमा करूं तो क्या हम उसको ये कहेंगे जज्बात की लौ में बह जाना? बिल्कुल तैयार होते हैं बैठे हुए हम। बिल्कुल सही कहा आपने। चलें, अब आप इसका हल बताएं, क्या करें? हल बताना शुरू कर दो। बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले तो इमोशनल रेजिलियंस जो है, या जज्बात को किस तरह से काबू पाना। जब हम कहते हैं ना किसी चीज़ को काबू पाना, तो हम समझते हैं कि इसका मतलब हमें कंट्रोल करना आना चाहिए।
कंट्रोल नहीं है, हमें इसको नेविगेट करना आना चाहिए, मैनेज। या जैसे हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, राइट, वी आर नॉट कंट्रोलिंग कि हमारी गाड़ी किस रफ्तार से जा रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हम जा किस डेस्टिनेशन पे रहे हैं। एंड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत बात थी कि ही वाज वन ऑफ द, मतलब रहमतुल आलमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हमें इमोशनल रेजिलियंस बार बार सिखाया और सीरा से सिखाया है। तो पेरेंटिंग में इमोशनल रेजिलियंस कैसे इस्तेमाल की जा सकती है? पेरेंटिंग में, अच्छा, इमोशनल रेजिलियंस, दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स एक्चुअली, और मैंने इस चैप्टर को इस टॉक के लिए चूज किया। 3 चीज़ें हैं, इट्स स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इमोशंस होते हैं, उनको एक्नॉलेज करना आना चाहिए, उनको प्रोसेस करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि जब कोई आपको चीज़ हिट करे आके, जिसको कहते हैं ना सब्र वो है जो पहले लम्हे में हो, वो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, बट वी नीड टू डेवलप दैट, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है, और फिर इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड होता है। और इमोशनल रेजिलियंस ये होता है कि फिर जब कोई चीज़ आके लग गई है, ठक कर गए, तो फिर आप उसको किस तरह से मैनेज करते हो। एग्जांपल से बताएं। एवरीथिंग डज नॉट रिक्वायर आवर रिएक्शन। रिएक्शन इज नॉट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। रिएक्शन, और ये जो लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो जरा हायर लेवल की होती है, और लेकिन लोगों को पता होता है कि ये चीज जरूरी नहीं है कि इसको ये दिस डज नॉट रिक्वायर माय रिएक्शन, बट स्टिल वो रिएक्ट कर जाते हैं, नोइंग द फैक्ट। उनको वो कैसे कंट्रोल, उनको पता नहीं होता। मैंने ये बात नोटिस की कि इवन मैं अपनी अगर मैं अपनी लर्निंग जर्नी भी देखूं, तो द मदर दैट आई वाज 10 years, आई एम अ मदर ऑफ 3 children माशाल्लाह, बसाम इज 17, रामीन इज 15 एंड रुमाइसा इज 13 अल्हम्दुलिल्लाह। एंड द थिंग इज आई डिड नॉट नो ऑल ऑफ दिस, आई हैड टू लर्न। ठीक है, आप तब सीखते हो जब आपको लगता है कि यार नहीं, दिस इज नॉट फेयर, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत औलाद दी है, दिस इज नॉट फेयर, आई नीड टू डू समथिंग बेटर देन दिस। तो आपने मुझसे जो सवाल किया वो ये है कि किस तरह से पता होता है लोगों को या नहीं पता होता। लोगों को लगता है, जैसे हमें पता होता है ना, सब्र करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, खाना खाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे हमें पता है, लेकिन करते कैसे हैं? करते कैसे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले देयर इज अ एक्रोनिम कॉल्ड रूलर, RULER. R is to recognize your emotion. ठीक है, U is to understand that emotion. ठीक है, L is to label that emotion. ठीक है, लेबल दैट इमोशन। रिकॉग्नाइज आपने कर लिया, मुझे गुस्सा आ रहा है, हो गया। यू आप अंडरस्टैंड दैट इमोशन, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे बच्चे को गुस्सा आ रहा है, आप अंडरस्टैंड करो कि ठीक है कुछ मसला हो रहा है। लेबल हो गया, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है कि तहें हैं। अगर आप देखें तो रिसर्च में ना सबसे ज्यादा जो 4 इमोशंस होते हैं, आई एम सैड, आई एम मैड, आई एम हैप्पी, आई एम टायर्ड या आई एम हंग्री। ठीक है, लेकिन इसके नीचे बहुत सारी तहें होती हैं। तो लेबल जब आपने किया तो यू हैव टू गो फर्दर देन दैट, एंड दैट्स व्हाट आई डू एज अ कोच। RUL E का मतलब है कि उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, एक्सप्रेशन, राइट। और फिर R का मतलब है कि अब उसको रेगुलेट कैसे करना है। दैट इज व्हाट अ पेरेंट नीड्स टू नो फॉर देमसेल्व्स एंड देन टीच देयर चिल्ड्रन। भाई मेरे बच्चे ने एग्जाम था उसका, और एग्जाम की पढ़ाई करने के बजाय उसने PS5 पे अपना टाइम लगा दिया। अब मुझे तो उसके ऊपर बड़ा प्यार आया है, और प्यार ऐसा आया कि मैं चाह रहा हूँ कि लगाऊं उसको 2-3 और उससे कहूँ कि आइंदा से तुम्हारा जो PS5 है ना वो बंद है। हाँ। अब इसको कैसे रूलर करना है? इसको कैसे रूलर करना है? चले कोचिंग सेशन कर लेते हैं, लाइव कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है तो हम कोचिंग सेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्या था R, आपने क्या किया? रिकग्नाइज किया कि आपको गुस्सा आया। बिल्कुल, ठीक है, उसकी हरकत ही ऐसी थी। आप एज अ पेरेंट, और मैं ये बात कहती हूँ कि आजकल के पेरेंट्स का मसला ये है कि दे डू नॉट ओन कॉन्फिडेंस। ठीक है, प्लीजिंग माइंडसेट हो गया ना। अ पेरेंट इज अ लीडर, हमेशा याद रखिएगा। आपका बच्चा ना लगाएं 4 लगा सकते हैं, तो वैसे नहीं लगानी चाहिए, that's not what I'm promoting. But the thing is, recognize why are you angry. So ask these 4 open-ended questions to yourself first. What? क्यों गुस्सा आ रहा है? Why? क्या मतलब मकसद क्या है इसका पीछे? How can this become better? How and when? और मैं इस चीज को implement क्या करने लगा हूँ, जो भी आपने solution, ठीक है, ये आपकी recognition में आ गया। आप understand करो कि यार क्यों किया उसने ऐसा, मतलब किया है। Maybe he was bored of studying. He was bored of studying. He had anxiety. Actually, जब लोगों को anxiety होती है तब वो binge eat करते हैं, तब वो binge watch करते हैं, तब वो, क्योंकि वो अपने आप को numb कर रहे होते हैं। बेसिकली क्योंकि हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, मैं इसको इस तरीके से समराइज करूं कि ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है। ये तो मेरा प्रॉब्लम होगा तो मैं शायद उसको सोच के सही तरीके से उसको सेटल कर लूं, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त जरा किल्लत हो गई है हमारे पास, तो हम इसको मजीद आगे भी कंटिन्यू करेंगे। एक लॉन्गर सेगमेंट करेंगे, इस पे डिस्कशन होगी, आपकी कॉल्स भी हम उस पे लेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताइएगा कि कब आपने अपने बच्चे को एक चमाट लगाई और बाद में आपको रियलाइजेशन हुई कि इट वाज नॉट नीडेड। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका इरम।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और ये बहाने देना छोड़ दें, नो वन टॉट मी दिस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।